चीज़ को आजकल सराहा नहीं जाता कि इतनी लंबी लंबी वीडियोस बनाएं, लेकिन देखिए नॉलेज अगर लेना है ना तो टाइम तो लगाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा डिबेट चलती है हमारे मजहबी हल्के में कि यार ये हलाल है या हराम है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोगों का सवाल ये होगा कि भाई मैंने आपसे सारा ज्ञान तो ले लिया, पूछ तो लिया, आपकी अपनी कितनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट आपने कितनी की है? कि रमज़ान में जहाँ आपकी एनर्जी लो होती है, जहाँ आप इबादत की तरफ ज़्यादा मशगूल होते हैं, तो उस वक्त भी क्या पैसे बन रहे होते हैं? आजकल सेइंग भी है कि अ विनर हैज़ मैनी फादर्स एंड अ हम्म। लूज़र इज़ एन ऑर्फन। तो जो यूएस मार्केट के डॉलराइज रिटर्न है हम्म। पाकिस्तानी मार्केट के उससे ज़्यादा है। हाय ये जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, हम्म। तो आप थोड़ा सा सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। ओके। आप असल में कर रहे हैं पाकिस्तान के जो टॉप बिजनेसमैन है ना, हम्म। उनके साथ इक्वल तो पार्टनर। इसको आप किस तरह बताना चाहेंगे कि डेफिनेटली ठीक है, आपने कहा वो ऊपर गई है मार्केट सब है, लेकिन इस तरह के केसेस में और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के पैसे डूबे हुए हैं इसमें, अगर किसी को बुरा लगे, इस डोमेन में मैंने हर बंदे को कंगला होते हुए ज़रूर देखा है। मैं एग्जाम्पल हमारे लिसनर्स के लिए, ताकि जो है ना समझने वालों के लिए आसानी हो जाए। और एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आपने ना नॉलेज खुल डुल के बांटना है आज, ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि मेरे ऑडियंस को जो लास्ट टाइम एक पॉडकास्ट से मसला हुआ था कि वहाँ पे नॉलेज प्रॉपरली शेयर नहीं हुआ था। 80,000 के एफएससी के शेयर ले लेने। ठीक है। ठीक है, दूसरी कंपनी लेट से, अभी मुझे सही याद नहीं है, लकी सीमेंट 4%। न्यू इन्वेस्टर्स के लिए ये साइकोलॉजिकल इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। काम कोई नहीं करना चाहता इस मुल्क के अंदर, हर बंदे को सिर्फ पैसा लगाना है। किसी के पास 1 लाख है तो वो 1 लाख वाला इन्वेस्टर बना है, 1 करोड़ है तो वो भी इन्वेस्टर है। पूरी पूरी की पूरी पॉपुलेशन इस वक्त सिर्फ इन्वेस्टर है। तो पाकिस्तान में तो वाइट तरीके से तो आपको बिजनेस चला ही नहीं सकते हो जब तक आप टैक्सेशन के साथ प्ले अराउंड नहीं करोगे, जब तक आप बाकी डिपार्टमेंट के साथ प्ले अराउंड नहीं करोगे। इसके अंदर एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का कोई कॉन्सेप्ट है या किस तरफ इसको लेके चलते हैं? मिसाल के तौर पर जिस तरह ये खास तौर पर जो हमारा सेठ तबका है ना, वो ये बड़ा यूज़ करता है। और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, कुछ दोस्तों ने बताया भी, दिखाया भी, कि वो उन्होंने ना एक फ़िक्स नंबर रखा हुआ है। वो हर महीने एक किस्म की, समझ लें जिस तरह आप पुराने वक्तों में हम वो गले में नहीं डाल दिया करते थे पैसे। तो हर किसी के लिए ये है ऑप्शन। 5,000 से स्टॉक मार्केट का अकाउंट भी खुल जाता है। हाँ बिल्कुल। तो 5,000 से लेके 5 अरब तक की इन्वेस्टमेंट जो है ना स्टॉक मार्केट में इजीली आप कर सकते हैं। कैश आपसे एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है। तो कोई भी आपको कहना कि मुझे कैश दे दो, मैं आपके शेयर्स खरीदूंगा, वो आपसे कोई ना कोई फ्रॉड करने लगा है। ठीक है। जो भी चेक बनता है ना ब्रोकरेज हाउस के नाम पे बनता है। और इसका जो सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी है कि एक है सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट। देखिए, हम लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है कि एक बिजनेस की वैल्यू निकालो और अगर वो उससे कम प्राइस में मिल रहा है ना काफ़ी, और है भी अच्छा बिजनेस, तो उसमें इन्वेस्ट कर दो। आप गलत डिसीजन ले लेते हो ना, गलत टाइम पे ले लेते हो, और फिर जब फुल नीचे होता है, खबरें ख़राब आ रही थी, उस टाइम पे बेच देते हैं, हालांकि वो खरीदने वाला टाइम होता हाँ है। बिल्कुल ऐसे उस पर एक हम लोगों की पिछली जो इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास थी ना, उसका एक पूरा 1 घंटे का लेक्चर है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर एक बड़े अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पे इस चीज़ पे डिबेट चलती है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र इस चीज़ को कहते हैं कि इससे बेहतर बिजनेस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। लेकिन जब हम दूसरी तरफ फाइनेंशियल एडवाइज़र के थोड़ा सा हट के बाहर निकल के देखते हैं, जो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, सुबह के दिन देखते हैं, सुबह के टाइम देखते हैं तो वो अमीर, दोपहर के टाइम देखते हैं तो पैने की रोटी खवा दो, शाम के टाइम देखते हैं तो सिगरेट भी किसी से मांग के पीते हैं। अब इसकी हकीकत क्या है, क्यों इस डोमेन के अंदर इतनी सारी उतार चढ़ाव की जर्नी नज़र आती है, इस पे बात करने के लिए आज मेरे साथ ARN फाइनेंशियल एडवाइज़र के CEO जनाब अब्दुर्रहमान साहब हैं। तो अब्दुर्रहमान साहब से पूछते हैं कि ये वाकई हकीकत है या सिर्फ लोगों ने इस डोमेन को थोड़ा सा वैसे ही बदनाम किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रहमान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर हैविंग सर मी। रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? बिल्कुल ज़बरदस्त, ठीक अल्लाह का जा रहा है? शुक्र। रमज़ान में पैसे बन रहे हैं? फाइनेंशियल मार्केट्स की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आपने जब इन्वेस्ट किया होता है ना, तो आप रोज़ की वॉलेटिलिटी से ना अपने आप को डिटैच कर लेते हैं। ठीक आपने हो असल गया। में देखना होता है कि आपने जिस बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है वो अगर ठीक जा रहा है, तो आपने भी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट आपकी ऊपर ही जाएगी। लेकिन इस डोमेन में तो कहा ही जाता है कि जनाब आप सो भी रहे हैं तो आपके पैसे बनते हैं। तो इसीलिए मैंने ख़ास तौर पे पूछा कि रमज़ान में जहाँ आपकी एनर्जी लो होती है, जहाँ आप इबादत की तरफ ज़्यादा मशगूल होते हैं, तो उस वक्त भी क्या पैसे बन रहे होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि इसको कहते हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ी एग्जांपल है ग्लोबली, वॉरेन बफे।
उन्होंने जिस कंपनीज में लेट से आज से 10-20 साल पहले जब इन्वेस्ट की थी, लेट्स से उन्होंने $100 मिलियन इन्वेस्ट किया। यार तो वैसे ना अब्दुल सॉरी, मुझे ना जो प्रॉब्लम है ना इन पुराने बाबों से है। KFC का बाबा मर मुर गया है, आज तक उसकी एग्जांपल चल रही है। इधर अभी वॉरेन बुफे है, प्रब्यून है, एलन मस्क है। ये 4 बाबों की मिसालें दे के ना हमने सबको जो है ना बस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। लेकिन रियलिटी क्या है देखिए, एक आधी एग्जांपल तो इस तरह की निकल ही आती है, बट एक्चुअल में क्या वाकई ये उतना ही लुक्रेट बिजनेस है कि आप हर बंदा इसमें आके जो है ना पैसा कमा सकता है? देखिए, इसमें जब भी आप किसी को आइडियलाइज़ करते हैं ना, तो आपने उसके रिजल्ट्स को आइडियलाइज़ नहीं करना होता, ठीक है। आपने उसके प्रोसेस को आइडियलाइज़ करना होता है। हम्म अगर आपने वॉरेन बफे जैसा बनना है या उसके जैसे इन्वेस्टिंग रिजल्ट्स लेकर आने हैं, तो पहले आपने पूरा देखना होगा कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। ठीक है। और आप अगर इनकी यूट्यूब पे ना AGMs अवेलेबल हैं पिछले सालों की, 1994 से लेके 5-5 घंटे की एक AGM है। ठीक तो है। जब आप वो सुनेंगे ना, तो आपको पता चलेगा इस बंदे को डिफरेंट बिजनेसेस के बारे में कितनी नॉलेज है। मतलब कि जो एक बिजनेस में एक CEO होता है, उसके 30 साल लगते हैं, ठीक है। उसकी जो 30 साल की नॉलेज होती है ना, वॉरेन बफे के पास वैसी शायद 50 इंडस्ट्रीज़ की है। सही। तो तब जाके ये रिजल्ट्स आते हैं। बट यहाँ पे आपको लगता नहीं है कि इस तरह के लोगों की एग्जाम्पल कोट करना सही नहीं होता? क्योंकि देखिए ये अपने आप एक एक्सेप्शनल केस है वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली देखा जाए कितने वॉरेन बुफे और बने हैं। ठीक है। बिल्कुल, वॉरेन बफे एक एक्सेप्शनल केस हैं, बिल्कुल। लेकिन यंग लोगों को हमेशा अच्छे लोगों को आइडलाइज करना चाहिए। अगर आप अपनी जो टारगेट है वो एक एवरेज पर्सन बना लेंगे, हाँ। तो फिर आप जिंदगी में कैसे कामयाब होंगे। अच्छा, मैं इस पे सहमत हूँ। मैं इस चीज़ से ना बड़ा ज़्यादा रिलेट करता हूँ, क्योंकि ये मेरी पर्सनल जो जर्नी है ना इन्वेस्टिंग की, उससे बहुत ज़्यादा इसका रोल है। ठीक है। देखिए, जब 2015 में मैंने अपनी जो एजुकेशन थी ना वो कंप्लीट की यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक से। BSc इकोनॉमिक्स मैंने किया था। हम लोगों की फैमिली का बिजनेस बैकग्राउंड था, तो शुरू के कुछ साल जो है मैंने फैमिली बिजनेस में गुजारे। सही। लेकिन 2018-19 ऑनवर्ड्स जो है ना, मैं इन्वेस्टिंग की बुक्स पढ़ने लग गया। ये जो AGM में आपको बता रहा था, ये देखने लग गया। तो मैंने देखा कि इन्होंने, और वो उसमें बताते भी हैं कि अगर किसी ने सिर्फ स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर लिया होता तो बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। तो मैंने कहा ये बातें तो बहुत सही हैं, और जिस तरह से इनकी बिजनेस की नॉलेज है, अगर आप इस पाथ पे चल जाएं तो आप भी ये रिजल्ट रेप्लिकेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन फिर मैंने देखा क्या ये चीज़ पाकिस्तान पे भी अप्लाई होती है कि नहीं। तो सबसे पहले जब थोड़ा सा मुझे समझ आने लग गया कि इनका प्रोसेस क्या है, फिर मैंने देखा कि चलें इंडिविजुअल हर किसी का रिजल्ट अलग होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है, इसने वेल्थ क्रिएशन किया है कि नहीं। सही। तो आज से अगर आप 25 साल पहले चले जाएं, तो ये जो इंडेक्स आज 1 लाख भी क्रॉस कर गया है, ये 1000 के आसपास होता था। तो अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया होता, सिर्फ उसमें इन्वेस्ट कर लिया होता, कोई ज़रूरत नहीं थी उसको कोई बहुत अमेजिंग शेयर खरीदने की, जैसे टिप्स आती रहती हैं, तो भी उसके जो 1000 रुपये हैं वो 1 लाख रुपये हो जाते 25 साल। लेकिन ये डूबते भी तो है ना। इस पे आगे जाके बात करते हैं। मैं थोड़ा सा आपके ना इनिशियल जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि डेफिनेटली आप इस डोमेन में आने से पहले आपकी एजुकेशन जो आपने बता भी दिया कि इसी डोमेन की आपकी एजुकेशन भी थी, तो इस तरफ माइल किस तरह से हुए या किस तरह से कायल हुए इस तरफ? देखिए, बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं जैसे अगर किसी ने BSc इकोनॉमिक्स की हो, BSc अकाउंटिंग की हो, तो वो बिल्कुल रेडी होते हैं इन्वेस्टिंग के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी ऐसी चीज़ है जो कि यूनिवर्सिटी में शायद ही कोई एक यूनिवर्सिटी हो, उसमें भी 4 साल का जो कोर्स होता है उसमें कोई 1-2 मॉड्यूल्स हैं, मैंने देखा है ग्लोबली, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और 1-2 हैं जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग पढ़ाते हैं, जिसमें एक्चुअली आप बिजनेस को एनालाइज करते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये नॉलेज आपको खुद ही गैदर करनी होती है, और इसकी बेस्ट सोर्स है बुक्स, और जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं आप उनकी जर्नी देखें। आप 4-5 सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की जब जर्नी पढ़ेंगे, तो 1 या 2 ऐसे होंगे जिससे आप कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी से मैच करता होगा। अब जैसे आगे हम बात करेंगे, कुछ लोग जो है सक्सेसफुल ट्रेडर्स से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल। उनको वो रोज़ की बाइंग सेलिंग में अच्छा लगता है, उनकी पर्सनैलिटी से मैच होता है। बट मेरी पर्सनैलिटी ज़्यादा जो है बाय एंड होल्ड एंड इन्वेस्टिंग इन अमेजिंग बिजनेसेस की थी, तो शायद इस वजह से मैं वॉरेन बफे से कनेक्ट ज़्यादा कर गया। बाकी इन्वेस्टर्स की मैंने शायद 4-5 पॉडकास्ट देखे होंगे, लेकिन इनकी मैंने पूरी जर्नी जो है ना, जिसमें सालों लगे देखने में, तो मैं कनेक्शन की वजह से आपने डीपली उसको अंडरस्टैंड। ठीक है। तो जब आपने डेफिनेटली इस तरफ इंक्लाइन हो गए आप, तो आपको लगा कि ये राइट मार्केट है। ज़ाहिर है जब आपके पास नॉलेज होता है ना, तो फिर आप अपनी बाउंड्रीज़ को ज़रा थोड़ा लिमिटलेस कर देते हो। फिर आप कहते हो नहीं यार, छोटा खेलने के बजाय बड़ा खेलते हैं। जब नॉलेज तो आ गया ना एक चीज़ का, या कोई प्लान है आपके ऑलरेडी इस चीज़ पे वर्किंग कर रहे हैं कि ठीक है यार, लोकल मार्केट में तो करते ही हैं, बट लेट्स ऑल्सो एक्सप्लोर द इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेटली यू हैव अ ह्यूज पोटेंशियल। वहाँ पे आपके पास बैरियर्स भी कम हैं, वहाँ पे वॉलेटिलिटी भी थोड़ी ज़रा इस मार्केट की निस्बत कम है। तो इसके बारे में कुछ सोचा आपने? जी बिल्कुल, हमारे प्लान्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग
स्पेशली फ्रीलांसर्स कहते हैं कि हम जैसे डॉलर में अर्न कर रहे हैं तो हम यूएस की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। और पिछले साल पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के अच्छे नहीं गुजरे। हाँ। अभी ये 1-1.5 साल से पहले जो 5 साल थे वो काफ़ी बुरे थे। तो इस वजह से एक नेचुरल सेइंग भी है कि अ विनर हैज़ मैनी फादर्स एंड अ लूजर इज़ एन ऑर्फन। तो जब किसी चीज़ में अच्छे रिटर्न नहीं आ रहे होते तो नेचुरली ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि लोग उससे दूर भागेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक मेरा मासूमाना सा सवाल है, जितनी भी हमारी स्टॉक मार्केट है इसका जो ताल्लुक है, क्या ये मुल्की हालात से भी है? जिस तरह आए दिन हम कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं, कभी कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, कभी इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ इशू आ गए, कभी ग्लोबली किसी प्रेशर आ गया, आईएमएफ का प्रेशर आप पे हमेशा से रहता है, फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में नोक झोंक चलती रहती है। तो क्या इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ताल्लुक जो है आपके स्टॉक मार्केट से है या फॉरेक्स से है? बिल्कुल है, और मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करूँगा हमारे पिछले क्वेश्चन में जी। जैसे जो लोग कहते हैं कि हमने यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना है, लेकिन अगर आप 25 ईयर्स का डेटा देखेंगे ना तो जो यूएस मार्केट के डॉलराइज रिटर्न है पाकिस्तानी मार्केट के उससे ज़्यादा है। हाय, ये ये कड़वी हकीकत है, इस पे आगे जाके मैंने डिटेल में बात करनी है। इसमें ना इकोनॉमी का रोल नहीं होता। हाँ, आप थोड़ा सा अगर सोचेंगे, जो किसी भी मुल्क की स्टॉक मार्केट होती है ना वो उसके बिजनेसेस की प्राइस होती है, यानी कि उनकी प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी की प्राइस होती है इन टोटलिटी इन एन एवरेज। उसमें जो टॉप 50-60 कंपनी है वही जो रजिस्टर्ड है मेकिंग एबिलिटी है। ठीक है। प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी जो है इकोनॉमी के कंडीशन से डिटैच भी हो सकती है। ठीक है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना तो आप थोड़ा सा सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। आप असल में कर रहे हैं पाकिस्तान के जो टॉप बिजनेसमैन है ना उनके साथ इक्वल पार्टनरशिप। बिल्कुल सही है। जो उनका प्रॉफिट वही आपका प्रॉफिट उसी कंपनी में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कीजिएगा, जब आपने कहा कि इसका ताल्लुक डायरेक्टली बिजनेस के साथ होता है, तो ये बिजनेस हम यहाँ पे बात करें जो लिस्टेड हैं विद स्टॉक एक्सचेंज, राइट? ये जिस तरह भी हमारी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, या आपकी कंपनी अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो ये उनका इससे ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं जो लिस्टेड हैं, जिनके आईपीओ इशू हुए हैं, राइट? देखें, अब आप पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में अगर सोचें तो सबसे बड़ी कंपनीज कौन सी हैं? या वो हुकूमत की कंपनीज हैं, या वो बैंक्स हैं, या वो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, एंग्रो, लकी, ये सब लिस्टेड हैं। बिल्कुल सही है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे कि इम्तियाज़ हो गई जो कि लिस्टेड नहीं है और बड़ी भी हैं, लेकिन मोर देन 50% जो पाकिस्तान की लार्ज बिजनेसेस हैं वो लिस्टेड हैं, तो आप उसमें इक्वल पार्टनर बन सकते हैं। सही। और जैसे आपने पूछा ना कि इसका इकोनॉमी से ताल्लुक कितना होता है, अगर आप जो एवरेज 50 कंपनीज है ना, इसको कहते हैं कि इंडेक्स की एनुअल प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि जो सारी कंपनीज हैं उन्होंने एक साल में एवरेज कितना प्रॉफिट कमाया, वो जो लाइन होती है ना वो कंसिस्टेंटली ऊपर जाती रहती है। ठीक है। इकोनॉमी जब खराब चार्ट बनाने की आपको आदत है ना, ग्राफ बनाने की, तो भी यहाँ पे भी आप ग्राफ तो बना रहे हैं। जैसे जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कुछ बिजनेसेस का नुकसान हो जाता है, बैंक्स के प्रॉफिट ऊपर चले जाते हैं। ऑयल महंगा होता है तो किसी बिजनेस का नुकसान होता है, ऑयल वाली कंपनी ज़्यादा पैसे बना लेती है। तो ऑन एवरेज हर साल जो है ना कभी 10% बढ़ जाते हैं, कभी 15% बढ़ जाते हैं, कभी 20% बढ़ जाते हैं। सो ऑन एवरेज जो ये सारी कंपनीज है ना जो इंडेक्स बना रही हैं उनके प्रॉफिट्स ऊपर जाते हैं 15 से 17% की रेंज में। लेकिन जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स होता है ना वो ऊपर नीचे इसलिए होता है कि इन प्रॉफिट्स पे जो पी रेशो मिलना है ना, यानी कि एक बिजनेस अगर 100 रुपये प्रॉफिट कर रहा है उसकी कीमत 400 रुपये होगी या 800 रुपये होगी, ये इकोनॉमी डिटरमिन करती है। बिल्कुल ठीक होगा। अगर आपके रिजर्व्स कम हो जाएं, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएं तो ये पी रेशो नीचे आ जाता है। ठीक है। तो जो बिजनेस का प्रॉफिट ऊपर जा रहा होता है लेकिन उस पर जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो अगर नीचे आ जाए तो आपको लगता है कि मेरा नुकसान हो गया। ठीक है। अच्छा, फिर आपने जिस तरह शुरू में कहा कि अगर आपने कोई आज से 15 साल पहले बगैर रिसर्च के भी कुछ लिया होता तो आज वो इतने का हो जाता, इससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि मेरे खुद के साथ हुआ है। हमने को आज से, इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली, आई बिलीव कोई 7-8 साल पहले की बात है, या गालबन 10 साल होंगे, हमने कोई 40 लाख के करीब इन्वेस्ट किया था। हमारा पूल फंड बना हुआ है, तो उस पूल फंड में हम मुख्तलिफ बिजनेसेस में लगाते हैं पैसा, तो इस पे भी हमने जोशो होश खोते हुए 40 लाख रुपए उस वक्त का लगा दिया। आज का तो मेरा ख्याल है वो 1-1.5 करोड़ रुपये हो गया। सर आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। ठीक है। अभी इवन मुझे तो याद भी नहीं है कि वो किन किन कंपनीज में थे। एक याद है कोई, आई थिंक सो, कोई सीमेंट की थी ये कंपनी, और एक कोई ये मीट की थी कोई कंपनी। तो वो अभी तक अपने जितने लगाए थे उसके आसपास भी नहीं है कहीं पे। जो उस वक्त 70-80 रुपये का शेयर हमने लिया था, इस वक्त मेरा ख्याल 4 या 5 रुपये का हुआ है। तो इसको आप किस तरह बताना चाहेंगे कि डेफिनेटली ठीक है, आपने कहा वो ऊपर गई है, मार्केट सब है, लेकिन इस तरह के केसेस में, और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के पैसे डूबे हुए हैं इसमें,
ठीक है, नहीं, रिसर्च नहीं थी मेजॉरिटी प्रॉपर। की यही रियलिटी होती है। इवन मेरे घर में भी जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि मैं तो जिसको भी जानता हूँ उसका नुकसान ही हो रहा नुकसान मैंने यकीन करें, मैं वर्ड यूज़ करने लगा माजरत के साथ अगर किसी को बुरा लगे, इस डोमेन में मैंने हर बंदे को कंगला होते हुए ज़रूर देखा है। है। मैं खुद इस चीज़ को मैंने बड़ा चेक किया, क्योंकि आपने जब सोचना है आपने अगले 10 साल जिसमें या 20 साल एटलीस्ट एक करियर में स्पेंड करने हैं, जी, तो आप गलत डोमेन में तो नहीं जा रहे। बिल्कुल सही है। और इसीलिए जो है ना, आपने देखा कि जो एवरेज बिजनेस है, हम्म, अगर आपने अपनी स्टॉक पिकिंग एबिलिटी यूज़ नहीं की होती हम्म, तो रिजल्ट क्या होता। ठीक तो है। अगर मैं 15 साल पहले सोचूं 2010, तो जब इंडेक्स होता था तकरीबन 10,000 के आसपास, 15,000 पे गया था हाँ, 2007-8 में, फिर गिर गया था, फिर थोड़ा रिकवर हो गया, हम्म, 10,000 के आसपास। तो 15 साल में भी अगर आपने एवरेज, जो जैसे इंडेक्स में 5% लकी सीमेंट है, 5% एफएफसी, आपने उसके हिसाब से अगर पोर्टफोलियो बना लिया होता ना, तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट 10 टाइम्स से ज़्यादा होती। तो फिर यहाँ पे ये पॉइंट वैलिड होता है ना कि आप देखिए, ये डोमेन गलत नहीं है, मैं डोमेन को हाँ। कतन गलत नहीं कह रहा, इतनी मतलब लाखों करोड़ों लोग इसके साथ मुंसलिक हैं और वर्ल्ड वाइड है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान की प्रोडक्ट है। डोमेन गलत नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि नॉलेज के बगैर करना गलत है। ये जो मैंने वर्ड कंगले का यूज़ किया है ना, ये वही होते हैं या जो लालच करते हैं या जो लोग विदाउट नॉलेज जाते हैं। तो मेरे ख्याल में करेक्ट कीजिए अगर मैं इसमें गलत कह रहा हूँ तो। आपने बिल्कुल सही कहा, नॉलेज के बगैर करना गलत है अगर आप स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं। ठीक अगर है। आप कहें कि नहीं मुझे स्टॉक पिकिंग नहीं करनी, अब जैसे लोग अपने दोस्तों के साथ या फैमिली में भी इन्वेस्टमेंट हाँ, करते हैं बिल्कुल ऐसे बिजनेसेस ही। में, हाँ, कुछ लोग का बिजनेस बहुत बढ़ जाता है, कुछ लोगों का नीचे चला जाता है। ट्रू। तो इसी तरह से अगर आप स्टॉक मार्केट में एक दो कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे ना, तो फिर आपका रिजल्ट कैन वेरी फ्रॉम द एवरेज। ठीक है, ठीक है, तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आपने एवरेज के साथ चलना है। बिल्कुल सही है। आपने टॉप बिजनेस मैन के साथ चुपचाप ना पार्टनरशिप कर लेनी। ये ठीक टॉप है। बिजनेसमैन जो है ना, इसका वेट 5% है, मैं भी इसके साथ 5% पार्टनर होनी है। ये वाला जो है इसका 7% है, मैं इसके साथ 7% पार्टनर चलो इसको ना हम एक सिनेरियो में डालते हैं। अब्दुर्रहमान भाई मुझे ये बताइए कि एक एग्जांपल हमारे लिसनर्स के लिए, ताकि जो है ना समझने वालों के लिए आसानी हो जाए। और एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आपने ना नॉलेज खुल डुल के बांटना है आज, ठीक है? क्योंकि मेरे ऑडियंस को जो लास्ट टाइम एक पॉडकास्ट से मसला हुआ था कि वहाँ पे नॉलेज प्रॉपरली शेयर नहीं हुआ था, बहुत अच्छी बातें हमने की बट नॉलेज शेयर नहीं किया गया। तो आज मैं आपको कोई कोर्स आपको नहीं बेचने दूंगा इस प्लेटफॉर्म के जरिए, आज आपने फ्री में नॉलेज दे के जाना है मेरे जितने लिसनर्स हैं। नहीं, ठीक हमारी है? तो बिलीफ है कि आप जितनी वैल्यू देंगे ना, हाँ, असल में जो लोग उस इंडस्ट्री में या उस चीज़ के शौकीन होते हैं ना, वो आखिरी 10% लेने के लिए फिर आपके पास आते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल तो ऐसे आप ही। हमारी यूट्यूब वीडियोस भी अगर देखेंगे ना हमारे चैनल पे, वो आधे आधे घंटे की वीडियोस होते हैं जिसमें हम पूरी कंपनी A to Z एक्सप्लेन कर देते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही। आपके माइंड में जो सवाल आए ना, इवन कंपनी के बारे में भी आए, कुछ लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं एंड फॉर द राइट रीजंस, कुछ लीगल चीज़ें भी होती हैं, बट आपने इवन किसी कंपनी के बारे में भी कुछ पूछना हो तो हम आपसे हर बिल्कुल ठीक चीज़ जो है ना है। सर शेयर मुझे ये करेंगे। बताइए कि एक एग्जांपल सेट कर लेते हैं यहाँ पे 1 मिलियन रुपीज़ की। ठीक है। 1 मिलियन पाक रुपीज़ की बात करें हम, एक बंदा है उसकी जेब में 10 लाख रुपया पड़ा है एंड ही इज़ हेयर कि भाई मुझे इस डोमेन के अंदर इन्वेस्ट करना है। अगर आप इसको सिनेरियो बेस बता के चलें, कंपनी का चाहे नाम भी लें, कोई मसला नहीं है, लेना भी चाहें तो मुझे उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है। 1 मिलियन के इस पोर्टफोलियो को किस तरह से हम डिवाइड करें कि एक आपको अच्छा 5 साल 3 साल या जो भी आप प्लान समझते हैं उसके अंदर हम इसको एक पूरे का पूरा कैनवस में उतार सकें। अच्छा, इसमें ना अब सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि आपकी जो सेविंग्स है ना, उसमें से आपने स्टॉक मार्केट में कितनी लगानी है। ठीक है। यानी कि हम इसको कहते हैं परसेंटेज सेविंग्स इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, अब इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, हर किसी का अपनी पर्सनैलिटी भी होती है, बट पहली चीज़, आपको ये पैसे कितने टाइम में चाहिए। ठीक है। ठीक है, अगर तो आपको 2-3-5 साल में चाहिए ना, हाँ। तो फिर अगेन ये जो 25 ईयर्स की जर्नी होती है, इसमें अप एंड डाउन भी आता है। तो जितना टाइम फ्रेम छोटा, उतनी परसेंटेज सेविंग्स आपने स्टॉक मार्केट में कम लगानी है। ठीक है, दूसरा फिर देखना है कि आपकी नॉलेज कितनी है। अच्छा, इसी पे एक सवाल पहले पूछ लेता हूँ। लेट्स से आपके पास इस वक्त सेविंग पड़ी है, एग्जांपल ले लेते हैं 1 करोड़ की। उसका आपने डिसाइड किया 10% में 10 लाख रुपया डाल देता हूँ। ये 10 लाख वो है जिससे मेरे कोई डे टू डे लाइफ के ऊपर कोई बैलेंस इम्बैलेंस नहीं होंगी चीज़ें, लग भी गया लॉस भी हो गया तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अगर ये अप्रोच लेके चलेंगे तो फिर आप इसको डिसाइड करेंगे, राइट? अगर तो ये जैसे आपने फिगर बताई ना 1 करोड़ की, अगर तो ये सेविंग्स हैं, हाँ। इससे आपने कोई घर नहीं बनाना अगले 1-2 सालों में, तो फिर मैं तो कहूँगा 10 लाख काफ़ी कम है। ठीक है। यू कैन इन्वेस्ट ईजिली समवेयर बिटवीन 20 to 40%, डिपेंडिंग आपको लग रहा है कि स्टॉक मार्केट में अभी कितना अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी प्राइस पे मिल रही है। बिल्कुल सही है। तो फिर भी हम 1 मिलियन का अगर लेट से पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो फर्स्ट अप्रोच ये होगा कि आपने कुछ भी नहीं करना, आपने कहना है कि मैंने ना कुछ पढ़ना है, मैं अपने बिजनेस पे जो है ना
पूरा 24 घंटे ऑलरेडी लगा रहा हूँ, मेरे पास 1 मिनट भी नहीं है, ठीक तो है। आपने निकालना है KSC 100 इंडेक्स का ब्रेकअप। ओके। उसमें लिखा होता है कि जो सबसे बड़ी कंपनी है FFC वो है 8%। आपने 80,000 के FFC के शेयर ले लेने। ठीक है। ठीक है, दूसरी कंपनी लेट से अभी मुझे सही याद नहीं है, लकी सीमेंट 4%। आपने 4% शेयर यानी कि 40,000 के इस कंपनी के ले लेते हैं। ठीक हो गया। आपने पूरा साल कुछ नहीं करना, बस जब साल खत्म होगा ना आपने एक दफ़ा फिर से देख लेना, हो सकता है ये 8 जो है ये 7.5 हो गया हो ठीक है। या 9.5 हो गया हो, तो बस जो जितना जितना थोड़ा सा चेंज आया ना उसके हिसाब से आपने अपना पोर्टफोलियो चेंज कर लेना। तो इसमें आपका जो अच्छा, रिजल्ट आएगा चेंज पे थोड़ा सा बताइएगा। आपने कहा कि आपने जब लिया तो उस वक्त 8% था, आपने 80,000 8% की कैलकुलेशन पे डाल दिया, साल खत्म हुआ, नेक्स्ट ईयर चढ़ गया, लेट्स से 2026 चढ़ा, तो हमने देखा यार ये 7 पे आ गया, तो ड्रॉप हुआ थोड़ा सा, तो उसको किस तरह एडजस्टमेंट करनी है? फिर आप जब नया साल शुरू होगा ना आप देखेंगे अब जो कंपनी है इसकी परसेंटेज ये हो गई है। ठीक है। ठीक है, तो आपके जो पोर्टफोलियो में लेट्स से वो 10,000 की कमी आ गई। हाँ नहीं 80 ज़रूरी लगाया नहीं है, था तो 10 ज़रूरी नहीं होता इसमें, ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई 8% से 7% पे आया है तो इसका मतलब है उसका शेयर नीचे आया है। ओके। हो सकता है बाकी और ज़्यादा बढ़ गए हों, इस वजह से उसकी परसेंटेज कम हो गई, या ये कंपनी डिविडेंड बहुत ज़्यादा देती है, ठीक है। इस वजह से इसकी जो वैल्यू है ना वो ज़रा प्राइस में कम है लेकिन आपको डिविडेंड बहुत ज़्यादा दे रही है, तो ठीक है। लॉस ज़रूरी नहीं होता। तो फिर जो भी परसेंटेज में चेंज होगा आपने उसको मैच कर लेना। ठीक है। हाँ, आपका पोर्टफोलियो अगर थोड़ा सा डिविएशन आ रही है एक साल बाद सही है। आपने उसको बैलेंस कर लेना है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इसमें नई कंपनीज भी आती रहती है ना, हाँ, कोई ऐसे ही नई बिल्कुल। कंपनी आ गई परसेंटेज चेंज हो जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं बिल्कुल होती ठीक लेकिन। अच्छा, डिविडेंड का बड़ा फंडा है इसके अंदर। मैंने काफ़ी दफ़ा सुना भी और देखा भी, जितने भी आप फाइनेंशियल एडवाइजर हैं आप लोग कहते हैं कि यार डू नॉट फोकस ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी, जस्ट सी के व्हाट यू गोना गेट एज ए डिविडेंड। तो इसका डिविडेंड का क्या रोल है और ये होता क्या है, ये कहाँ से मिलता है, ये क्या कंपनी अपनी जेब से देती है, ये प्रॉफिट से देती है, किस तरह से होता है? देखिए डिविडेंड अगर थोड़ी सी इन्वेस्टिंग लैंग्वेज में बताऊँ ना, डिविडेंड इज़ अ कैपिटल एलोकेशन डिसीजन। ठीक है। यानी कि एक कंपनी है उसने प्रॉफिट बनाया, हाँ। अब वो सोचती है भाई मेरे पास पैसे हैं इसका मैं क्या करूँ, ठीक है। इसका मैं कुछ और इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ, या अब मेरे पास अभी कोई इन्वेस्टमेंट की होराइजन अच्छी नहीं लग रही तो मैं अपने ओनर, अगेन आप जो टॉप बिजनेसमैन जिनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं उनको भी डिविडेंड से ही पैसे मिलते हैं। बिल्कुल सही है। जो बड़ी कंपनीज होती है ना उसमें अगर ओनर सैलरी ले भी रहे हैं सो एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वो बहुत कम है, ओके। तो उनकी भी असल सोर्स ऑफ इनकम जो है वो डिविडेंड ही होती है। ठीक है। तो ये एक डिसीजन होता है कि अब मेरे पास लेट से मैंने एक बिजनेस में 1,000 रुपये लगाए थे, अब वो हर साल 100 रुपये कमा के दे रहा मुझे, सही। अब मैं उस बिजनेस को बड़ा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, मैं वो 100 रुपये का क्या करूँ, तो वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। ठीक है। कि उन पैसों का क्या करना है। कुछ कंपनीज कहती हैं हम डिविडेंड बांट देते हैं। सही। तो न्यू इन्वेस्टर्स के लिए ये साइकोलॉजिकल इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। कि आपने 100 रुपये लगाया और आपके बैंक में आके कोई आपको 10 रुपये दे रहा है साल के। ठीक हो गया। बिल्कुल लेकिन ऐसी कंपनीज भी हैं जिन्होंने डिविडेंड नहीं दिया और उन्होंने उन्हीं पैसों को री इन्वेस्ट किया और उन्होंने लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा रिटर्न ओके अच्छा, इसमें दो चीज़ें जो यहाँ पे हैं, एक है कि कुछ बिजनेसेस या कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि वो साल के एंड पे कहती हैं चलो यार साइकोलॉजिकल खेलते हैं अपने इन्वेस्टर्स के साथ, उनके अकाउंट में लाख लाख रुपया डाल देते हैं, वो खुश हो जाएंगे कि लो भैया लाख रुपया प्रॉफिट आया। दूसरा बिजनेस माइंडसेट ये कहता है कि यार ये लाख रुपया जो मैंने इन्वेस्टर को देना है वो शायद इसको डिस्बर्स कर ले, कुछ भी कर ले, तो इन 1 लाख को एक्यूमुलेट करते हैं जो कि करोड़ों में बनेगा, तो इसको री इन्वेस्ट करते हैं ऑन अ बिगर प्रोजेक्ट। तो होगा क्या, आपका जो शेयर वैल्यू है वो बढ़ के ज़्यादा हो जाएगी। तो बात दोनों एक ही चीज़ है। मैं इसको जैसे आपने एक्सप्लेन किया ना उसके बजाय कहूँगा कि बिजनेस की डायनामिक्स डिक्टेट करती हैं कि आपने डिविडेंड देना है कि नहीं। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिसमें आप री इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। हाँ, आगे स्कोप ही नहीं है। हाँ, जैसे फर्टिलाइज़र सेक्टर है उधर पाकिस्तान में जितने यूरिया के प्लांट्स लगे हुए हैं, अगर एक और लगाना है तो उसके लिए गैस चाहिए होगी, गैस एलोकेशन नहीं मिलती आपको। ठीक हो तो गया। आप पैसे जमा करते रहेंगे, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट का जरिया नहीं नज़र आ रहा। बिल्कुल सही है। तो वो उसमें डिविडेंड पे चले जाते हैं। ठीक है। और जिस बिजनेस में जैसे लकी सीमेंट की एग्जांपल है, उन्होंने 1-2 मिलियन टन की 1992 में मेरी भी पैदाइश और लकी सीमेंट भी जब ही स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने इस टाइम में पाकिस्तान का नंबर 1 सीमेंट प्रोड्यूसर बन गए। तो उन्होंने डिविडेंड देने के बजाय नए नए प्लांट लगाए। तो ये एक तरह से होता है कि अगर आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट होराइजन नज़र आ रहा है, आप अपनी कंपनी में नया प्रोजेक्ट या किसी और टाइप ऑफ इंडस्ट्री में अगर जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर अच्छा रिटर्न नज़र आ रहा है, तो आप डिविडेंड नहीं देंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें जब आप इन्वेस्ट करते हैं, अगेन मिसाल को हम थ्रू आउट उसी को 1 मिलियन को ही रखेंगे। अब जो बंदा एक 1 मिलियन लगा रहा है, अब 2 तरह के माइंडसेट होते हैं मार्केट के अंदर। एक कहता है यार मैं 1 मिलियन लगा रहा हूँ तो मुझे इससे कोई इतनी इनकम आती रहे कि मेरा चूल्हा चलता रहे इससे, ठीक है। तो क्या इसमें इस मॉडल के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि आप मंथ ऑन मंथ इसमें प्रॉफिट गेन कर पाएँ, या आपको डिविडेंड का ही वेट करना? अब डिविडेंड की भी बात करें तो कुछ कंपनीज है जो साल में 3 दफ़ा देती हैं, कुछ है साल में
में 2 कुछ हम्म, 1 दफ़ा देती हैं। तो आप किस तरह से इसको रिलाय करेंगे? अच्छा, इसमें जो एक बहुत सेफ बेंचमार्क है ना, देखें अब जैसे 17-18% रिटर्न आ रहा है साल का, हाँ, ठीक है। अब उसमें से पाकिस्तान में महंगाई भी होती है, ठीक है। अगर आप सारा ही प्रॉफिट खर्च करने लग जाएंगे तो एक टाइम बाद जो है, जो आप हर साल आपका प्रॉफिट होगा वो महंगाई उससे ज़्यादा हो जाएगी जो ऐसे आपने ही खर्चे इन्फ्लेशन जाएंगे। बिल्कुल तो 10% इन्फ्लेशन अज्यूम करनी चाहिए। सही हो तो गया। जो बाकी 7 से 8% है ना, हुँ, वो आप स्पेंड कर सकते हैं। इससे आपका पोर्टफोलियो की इन्फ्लेशन वैल्यू भी जो है वो मेंटेन रहेगी। कवर हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो 7-8 मैक्सिमम है। अगर आप 5 पे आ जाए ना तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है, मतलब या 5 ये कि सेफ बेट रहेगी आपकी हाँ, कि हर आपको साल आपका जो भी पोर्टफोलियो है ना, हाँ, उसमें से आप 5% ईजिली स्पेंड कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो होता रहेगा हुँ, और आपके फ्यूचर एक्सपेंसेस भी जो इंक्रीज हो रहे हैं उसको भी मैच करता ठीक रहेगा। है। अब ये जो 5% की फिगर आपने हम्म, निकालनी है अपने 1 मिलियन के पोर्टफोलियो से, इसके लिए इज़ इट मैंडेटरी टू हैव एक्सपर्ट ऑन द पैनल जो आपको गाइड करे, यार ये इसको टच नहीं करो, इसको कर लो, यहाँ से नहीं यहाँ से निकाल लो? क्योंकि आपने तो एक डाइवर्सिफाई किया हुआ है ना अपने हम्म, पोर्टफोलियो को, लेट्स से आपने 5 जगहों पे ले लिए शेयर। हम्म, अब अगर मुझे नॉलेज नहीं है प्रॉपर्ली, मैं शायद उसमें से निकाल लूँ जिसमें से आने वाले वो 6 महीने में ज़्यादा मैं गेन कर सकता था। हम्म। तो इज़ इट मैंडेटरी टू हैव अ एक्सपर्ट ऑन द पैनल जो आपको गाइड करे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इस तरह से करो? अगेन, इसमें एक्सपर्ट की वैल्यू आप खुद सोचेंगे तो क्या है, ज़ाहिर है आप एक्सपर्ट हायर करेंगे वो आपसे फ़ीस लेगा। हुँ, तो आपने जज ये करना है कि मैं इस एक्सपर्ट को जो फ़ीस दे रहा हूँ ये मुझे उससे ज़्यादा रिटर्न ला के देगा कि नहीं। सही, ठीक है, ठीक तो है। अगर लेट से वो 1% फ़ीस लेता है साल की, हुँ, तो फिर उसको जो है ना, ऑन लॉन्गर टर्म बेसिस 1% से एक्स्ट्रा रिटर्न लाना चाहिए मार्केट से। ठीक है, तो बिल्कुल फिर सही है। आपका वो एक तरह से फ़ायदे का हुँ, सौदा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये एक वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ठीक है। एक वैल्यू होती है जिस पे हम लोग भी बहुत फोकस करते हैं कि गाइडेंस। हुँ, वो जब आपको अप टू डेट रखता है, उससे जब आपकी नॉलेज बढ़ती है तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। बिल्कुल सही है। और ये कॉन्फिडेंस की जो जर्नी है ना, ये हमने खुद एक्सपीरियंस की है इन आवर फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस एज वेल। ठीक जो है। लोगों ने हमें ज्वाइन किया 3 से 6 महीने बाद, वो कहते हैं अब हमने अपनी परसेंटेज ऑफ सेविंग्स इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट जो है ना वो बढ़ानी है, सही, हमें बिल्कुल ठीक समझ है, आ गई है। बिल्कुल ठीक है। तो दोनों चीज़ों की है, बट एंड में अगर आप बहुत रिग्रेस भी हो रहे हैं तो आप जो एक्सपर्ट हायर कर रहे हैं उसकी फ़ीस से ज़्यादा वो वैल्यू ऐड करे, तो फिर वो एक फ़ायदे का हाँ, एंड ऑफ द सौदा डे है। अगर उसने आप ही के प्रॉफिट से निकालना है तो फिर तो वो फ़ायदा नहीं है उस यस। चीज़ का। अच्छा, दूसरा इसमें कोई मंथली बेसिस पे भी अरेंजमेंट किया जा सकता है इस डोमेन में? क्योंकि देखें हम इस वक़्त जिस जगह पे रह रहे हैं या जो मुआशी हालात हैं हमारे इस वक़्त, मैक्सिमम लोग इस वक़्त अपने किचन को लेके परेशान हैं और बड़ी माज़रत के साथ इस वक़्त 25 करोड़ आबादी, 25 करोड़ की 25 करोड़ ही इन्वेस्टर है। काम कोई नहीं करना चाहता इस मुल्क के अंदर, हर बंदे को सिर्फ पैसा लगाना है। किसी के पास 1 लाख है तो वो 1 लाख वाला इन्वेस्टर बना है, 1 करोड़ है तो वो भी इन्वेस्टर है। पूरी पूरी की पूरी पॉपुलेशन इस वक्त सिर्फ इन्वेस्टर है। काम सत्तू पी के आवाम से हो रही है, कुछ नहीं करना। इस उसमें हर बंदे की कोशिश है कि यार ये 1 करोड़ जो लगाया ना, मेरा एंड ऑफ द मंथ इतना यहाँ से आना चाहिए कि मेरे घर का किचन चले। तो इसमें कोई अरेंजमेंट हो सकता है किचन चलाने के लिए? देखिए, ये अगेन एक जगह आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और एक जगह आप क्वार्टरली डिविडेंड आया, आपने उसको अगले 3 महीने में यूज़ कर लिया। ठीक है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, लेट से आप अगर 6% साल का जो है खर्च कर रहे हैं पोर्टफोलियो का, तो आप हर महीने जो है 0.5% चीज़ें सेल कर दें। बिल्कुल सही। 0.5% कोई भी चीज़ सेल कर दें, उससे आपको उस महीने का खर्चा हो जाएगा। ठीक है। तो अगर तो आप सही चीज़ में इन्वेस्टेड हैं जो कि आपको रिटर्न अच्छा दे रहा है, तो फिर ये कैश फ्लो का जो प्रॉब्लम है ना, ये इजीली मैनेज हो जाता है। बिल्कुल सही है, मतलब ये कोई इतनी बड़ी हाँ, ये रॉकेट साइंस मैनेज नहीं है, सोचना होता है मैनेजेबल बस, है। मैंने कैसे करना है जो मुझे सही लगता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये आपको क्या जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो हिस्ट्री से आपको पता चल जाता है कि लेट्स से अगर डिविडेंड है, जिस तरह बहुत सारे मैंने देखा है मेरे दोस्त भी इसमें कर रहे हैं, तो उनका मेजर फोकस ही डिविडेंड पे होता है। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कुछ दिन पहले कि यार अभी ना आप इसको पैसों को लगा के 5 साल के लिए भूल जाओ, आपका मेजर फोकस होना चाहिए डिविडेंड कितना आ रहा है। तो क्या आपको पहले से पता होता है कि ये कंपनी आपको इतना डिविडेंड दे रही है और इतना साल में इतनी दफ़ा देती है? देखें, इसमें बिल्कुल कंपनीज़ की एक ब्रॉड डिविडेंड पॉलिसी होती है। ठीक है। आप खुद भी देख सकते हो कि इन्होंने पास्ट में क्या किया है, या अगेन जैसे हमने डिस्कशन की कि इस बिज़नेस में कोई ग्रोथ एवेन्यू है भी कि नहीं, तो वो पैसे जो को बताते हैं हर क्वार्टर में कि भाई ठीक है। आपकी जो है जो पैसे आ रहे हैं उधर हम क्या इन्वेस्ट करेंगे। अगेन मैंने कहा, जब कोई नया स्टार्ट कर रहा होता है ना और उसके पास अगर गाइडेंस नहीं हो, जी। तो फिर उसको डिविडेंड से बहुत कन्विक्शन मिलती है। सही है। सबको भी बताता है, वही मैंने 100 रुपये लगाए थे 4 रुपये वापस आ गए हाँ, हैं। ऐसे वरना ही। तो अगर किसी को बताएं आप मैंने 100 रुपये लगाए थे, उसका जो शेयर है 150 का हो गया, जी। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, जब तक हाँ, आपके हाथ हाथ में नहीं में तो नहीं ना आएगा, आया, हाथ में तो बिल्कुल। नहीं आया ना, गिर जाएगा। तो अगर आप खुद कर रहे हैं तो मे बी डिविडेंड की इंपॉर्टेंस है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास 100 रुपये हैं और अगर मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करूँगा, ठीक है।
अगर लेट से मेरे पास जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो किसी वजह से कम डिविडेंड देती है लेकिन कम देती है, ठीक है। बट मेरे रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि मेरे ओवरऑल रिटर्न सेक्रीफाइस हों। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अगेन मैक्सिमम भी अगर कोई कंपनी आजकल डिविडेंड दे रही होगी ना तो 12-13% दे रही होगी, और अगर आप बेस्ट ये कंपनी सालाना की बात कर रहे सालाना हैं, की, ठीक वो है। इंटरेस्ट रेट से बहुत ज़्यादा ना जो शेयर की प्राइस होती है वो एडजस्ट हो जाती है, ठीक है, शेयर सही। प्राइस बढ़ जाती है और वो बैंक के रेट के आसपास उसकी डिविडेंड यील्ड बन जाती है। तो और अगर आज मैं एक बहुत अमेजिंग पोर्टफोलियो बनाऊंगा जिसमें मकसद होगा रिटर्न्स मैक्सिमाइज करना, ठीक हो गया। और आधे से ज़्यादा कंपनीज डिविडेंड भी दे रही होंगी, तो ये 12% के बजाय शायद मुझे 7 से 8% मिल जाए डिविडेंड। ठीक है, ठीक है, तो ये 3-4% कैश को अगर मैं दूसरे तरीके से अरेंज कर लूँ तो मुझे तो उन्हीं कंपनीज में एंड इन्वेस्ट ऑफ द करना डे चाहिए ना। एंड ऑफ द डे ये एक्यूमुलेट ही होना, ये आप ही हाँ, का ही पैसा है, हाँ, कंपनी लेके भाग नहीं रही है हाँ, बेसिकली। लेकिन इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपने देखना है कि कंपनी अगर डिविडेंड नहीं दे रही तो वो पैसा सही जगह जा रहा है कि नहीं, उधर थोड़ी सी फिर जो है एक्सपर्टीज और टाइम की इन्वेस्टमेंट आ जाती है। सर, इसमें एक सवाल अक्सर मेरे जहन में आता है कि पाकिस्तान में किसी भी बिजनेस की हम बात कर लें, हर बिजनेस के अंदर झोल है, हर बिजनेस के अंदर आपको ग्रे एरिया और ब्लैक हर बिजनेस के अंदर आपको ग्रे एरिया और ब्लैक हैट में जाके कंपनीज खेलती हैं। बट व्हेन इट कम्स टू पब्लिक कंपनीज जो कि लिस्टेड हैं, ये अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बड़ी ओपनली छाप रहे होते हैं, जितने अरब का प्रॉफिट हो गया, इतने करोड़ का हो गया। मैं स्टिल इस चीज़ पे अभी तक सोचने पे मजबूर रहता हूँ अक्सर कि क्या ये वाकई 100% एक्चुअल डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो वाइट तरीके से तो आपको बिजनेस चला ही नहीं सकते हो जब तक आप टैक्सेशन के साथ प्ले अराउंड नहीं करोगे, जब तक आप बाकी डिपार्टमेंट के साथ प्ले अराउंड नहीं करोगे। अब टैक्स में जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट शाया की, अब ये क्वार्टरली की, अब उसमें ये तो नहीं बताएंगे जनाब ये फलाना गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट आया था, इसको हमने 5 करोड़ रिश्वत दी है, ठीक है, आज हमारे पास फलाने संतरी साहब आए थे, उसको हमने ये दिए। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, हमारा ओवरऑल बिजनेस इन्वायरमेंट देखते हुए, ये कंपनीज कैसे मैनेज करती हैं और इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ किस तरह से ये रिपोर्टें अपनी जो है पब्लिश करती हैं? नहीं, डेफिनेटली इसमें चैलेंजेस होते हैं, और यहाँ नहीं पूरी दुनिया में होते हैं, इवन अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्कैम्स हो जाते हैं, लेकिन इधर तो फिर भी आपको स्टेटमेंट्स मिल रही हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत अकाउंटिंग पढ़नी आती है तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट चीज़ें कहाँ रिकॉर्ड हुई हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, अभी उसको कैसे ट्रैक करना है मैं उस पर भी बताता हूँ। बट दूसरी चीज़ ये है कि जितनी कंपनी बड़ी होती जाती है उसकी परसेंटेज जो उसने ऑफ द बुक्स अगर खर्चे कर भी रही है तो उसकी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कम होती जाएगी। सही। अब जैसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट एक बैंक ने, मिज़ान बैंक ने 100 बिलियन का पिछले साल में प्रॉफिट कमाया। बिल्कुल सही है। तो अगर उसने 2 अरब रुपए रिश्वत दी भी होगी तो आपकी जो इक्वल पार्टनरशिप थी विद द ओनर्स उसमें 2% का ही फर्क आएगा ना। हाँ, बिल्कुल। तो जिस तरह से साइज बड़ा होता रहता है, इम्पैक्ट ऑफ दीज अनोमलीज भी कम होता रहता है। बिल्कुल सही है। और दूसरा फिर ये होता है कि आप अकाउंट्स पढ़ के चेक कर सकते हैं कि कंपनी जो है ऑफ द बुक्स काम कर रही है कि नहीं। उसमें आप देखते हैं कि ये जिसको सेल कर रहे हैं, जिन लोगों को बेचते हैं, वो ऑफ द बुक्स काम करते हैं या नहीं करते। आप मार्केट में अंदाज़ा होता ही है कौन जो है कैश पे काम करता है, कौन जो उस पे करता है। बिल्कुल सही। अगर कोई बहुत छोटी कंपनी है और लेट से वो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को अपने पार्ट्स बेचती है, ठीक है, तो उधर ऑफ द बुक सेल नहीं हो सकती क्योंकि वो नहीं करेंगे। वो FMCG कंपनी को भले वो बहुत कम से रेवेन्यू हो उसका साल का, सही, लेकिन वो नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर कोई बाहर से इंपोर्ट कर रहा है तो उसमें थोड़ा सा चांस होता है कि हो सकता है ओवर इन्वॉइसिंग की हो उसने और प्रॉफिट जो है वो अमाउंट अपने पास रख लिया और प्रॉफिट कम हो। बिल्कुल। तो इस तरह से डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो कि हम इस पर एक वीडियो भी बनाई हुई है हमने कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप क्या क्या चीज़ें देख के ना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कंपनी में मैं इक्वल पार्टनर हूँ कि नहीं। बिल्कुल सही। क्योंकि आप इधर कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। हाँ, ये तो आपका मकसद यही है कि मुझे जो प्रॉफिट मिल रहा है और जो ओनर को प्रॉफिट मिल रहा है वो बराबर है कि नहीं। बिल्कुल सही है। अक्सर हम देखते हैं कि हमें ईमेल्स भी आती हैं, जिस तरह भी आपने मिज़ान बैंक का जिक्र किया, मेरा अकाउंट भी इनके साथ, तो मुझे अक्सर इनकी ईमेल्स आ रही होती हैं और भी मुख्तलिफ कंपनीज़ की ईमेल आ रही होती है जी, नया IPO आ रहा है, ठीक है। क्या एक कॉमन पर्सन के लिए हु डज नॉट हैव इंटेंस नॉलेज अबाउट दिस डोमेन या उसका मेजर इंक्लाइन नहीं है टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, क्या उनको IPO की तरफ जाना चाहिए कॉमन पर्सन के लिए? और दूसरा, IPO कितने अच्छे रहते हैं इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि इनिशियल आप आ रहे हो ना, आप उन लोगों में शामिल हो रहे हो जो कि बिल्कुल अर्ली बर्ड्स हैं, तो क्या ये IPO वाकई एक अच्छी चीज़ है, इसमें आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर लेना चाहिए? इसकी भी उसी तरह से रिसर्च बनती है जिस तरह आप एक किसी भी कंपनी का शेयर लेते हुए करते हो? IPOs की नॉर्मल कंपनी से ज़्यादा रिसर्च बनती है। अच्छा। हाँ, उसकी वजह ये है, देखें अगेन, अगर
कोई इंडिविजुअल कह रहा है मेरे पास नॉलेज नहीं है और मैं आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो हमारा पहला प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है। ठीक हो गया। नॉलेज नहीं है तो आपने एवरेज के साथ चलना है, आपने फिर कुछ भी जो है इधर उधर नहीं करना, ठीक आपने है। सिर्फ एवरेज के साथ चलना है। सही। अब आईपीओ में कहते हैं, देखें आईपीओ में भी अच्छी कंपनीज आती हैं, ऐसा नहीं है कि सारी बुरी होती हैं, लेकिन परसेंटेज ऑफ सक्सेस थोड़ा सा कम हो जाता है और उसकी 3 वजह होती हैं। जब आईपीओ आता है ना, तो आईपीओ का टाइम कौन डिसाइड करता है? कंपनी। बिल्कुल सही है। आईपीओ की प्राइस कौन डिसाइड करता है? चलें इसमें हम कह सकते हैं कि अच्छी प्राइस रखेंगे तो लोग लेंगे, तो ये एक म्यूचुअल डिसीजन होता है। फिर जब आईपीओ आता है तो पिछले 2 साल के जो अकाउंट्स हैं ना, वो पहली दफ़ा पब्लिश होते हैं। हाँ। तो वो बड़ी कोशिश करते हैं कि सब अच्छा जी पोर्ट्रे हो। बिल्कुल, फैब्रिकेटेड होते हैं नंबर्स भी। हाँ, हो सकता है। हाँ। पूरी कोशिश होती है कि अच्छी प्राइस पे बिके। जाहिर है कोई अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा बेच रहा है तो वो हाँ, चाहेगा कि बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे बिके। फिर उसके अलावा एक थर्ड चीज़ जो कि शायद इतनी मैटर नहीं करती, अगर एक नॉर्मल शेयर जो है आप खरीदते हैं थ्रू अ ब्रोकरेज हाउस, तो उस पर कमीशन होता है 0.15%। ठीक है। आईपीओ में 1% सेलिंग कमीशन होता है, और जो ब्रोकरेज हाउस या कंपनी पूरा अरेंज कर रही होती है उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती हैं, वो 3 से 7% तक भी फीस चार्ज करते हैं। अच्छा। तो मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा जो सेल कर रहे होते हैं उनको भी ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर वो आईपीओ के शेयर बेचते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, जब आईपीओ आता है तो इस पे कोई ऐसी गवर्नमेंट के एंड से या कोई प्राइवेट ऐसी बॉडी है जो इसका चेक एंड बैलेंस करती है? लेट्स से अभी मिज़ान बैंक का आईपीओ आया पिछले दिनों, तो कोई इसके ऊपर रूल एंड रेगुलेशंस हैं या उनकी मर्जी है, जो चाहे वो वैल्यू डिक्लेयर करके लॉन्च कर दें, जितने चाहें वो कर दें, या इसके ऊपर कोई बनी हुई है, कोई बॉडी ऐसी है कि उनसे आपको अप्रूवल लेना लाजमी है? नहीं, बहुत अप्रूवल्स होते हैं एससीसीपी के, पीएसएक्स के। पूरा आपको प्लान शेयर करना होता है कि आपने अगले साल में क्या करना है। फिर हर 3 महीने बाद उसके अपडेट भी देनी होती है कि मैंने ये कहा था, इस पे इतने इतने पैसे खर्च हो गए। ठीक है। तो अगेन रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन बेस्ट जो अपने आप को महफूज करने का तरीका होता है कि अपनी आंखें और कान ना खुले रखें। ठीक है, बिल्कुल सही है कि जहाँ देखते भी रहें, अपनी रिसर्च ज़रूर हाँ, करें। जहाँ भी इन्वेस्ट करें अपने हिसाब से करें। और मिज़ान बैंक का आईपीओ को थोड़ा टाइम हो गया, अब ये दूसरे आईपीओ जो होते हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं। बिल्कुल सही है। मतलब कि आप हमारे बैंक के थ्रू जो आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, हाँ। तो आईपीओ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा विजिलेंट होना चाहिए। और अगर आप अगेन एवरेजेस को फॉलो कर रहे हैं, पैसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आईपीओ से मोस्ट प्रॉब्ली दूर रहें। ठीक है। अच्छा, इसमें अभी अक्सर एक ये भी डिबेट आती है कि क्या ये जो डोमेन है, इसके अंदर एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का कोई कॉन्सेप्ट है, या आप किस तरफ इसको लेके चलते हैं? मिसाल के तौर पे, जिस तरह मैं अपनी बात करूँ, मेरा ब्रेड एंड बटर कुछ और है, तो मैं सिर्फ एज ए इन्वेस्टर इसको लेके चल सकता हूँ, उसमें मेरे लिए रिस्क इन्वॉल्व कितना होगा, या मैं चाहूँ तो इसको एक फुल टाइम डोमेन भी बना, जिस तरह आपका ब्रेड एंड बटर ही ये है, आप यहीं से अर्न कर रहे हैं, सर्विसेज भी इसी चीज़ की दे रहे, तो कितना इसमें जो है ना डिफरेंस है दोनों के अंदर, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में, इस डोमेन में? देखिए, पैसिव इनकम तो अगेन वही हो गई कि आपने एवरेज के साथ चले। हाँ। और किसी साल कम किसी साल ज़्यादा, बट एवरेज आपको हर साल तकरीबन 16 से 18% के बीच में लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिल जाता है। ठीक है। यानी कि हर 4 से 5 साल बाद आपके पैसे डबल हो रहे हैं। ओके, ठीक है। अब जब आप एक्टिव साइड पे जाते हैं तो उसमें भी होता है कि आप खुद कर रहे हैं, आप खुद थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहे हैं। और अगर आपने खुद करनी है ना, तो इसका बड़ा अच्छा तरीका ये होता है कि लेट से आप जिस इंडस्ट्री में हैं जी। वहाँ से शुरू करें। वहाँ की नॉलेज जो है ना, आपने 70% ऑलरेडी है आपके बिल्कुल पास। है, ऐसे ही है। आपने बस उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़नी है, थोड़ी सी और रिसर्च करनी है, और आप एक तरह से एक एनालिस्ट बन जाते हैं। ठीक है। आप पार्ट टाइम बेसिस पे वो कर सकते हैं। फिर दूसरा रूट है कि आपने पैसिवली करना है लेकिन रिटर्न ज़्यादा कमाना है। ठीक है। उसके लिए आपको एडवाइज़र चाहिए। और फिर आपने जिस तरीके से आप दूसरी सर्विसेज में जज करते हैं कि कौन एडवाइज़र अच्छा है, लेट से आप घर बना रहे हैं, हाँ। आप खुद तो नहीं बनाने लग बिल्कुल जाते, ऐसे ही है। आप डिज़ाइन खुद कर भी लें तो ठेकेदार तो आप हायर करते हैं हाँ, ना। ऐसे ही तो है। जिस तरीके से आप अपनी लाइफ के दूसरे डिसीजन लेते हैं, लोगों से बात करते हैं, देखते हैं इसकी बात मुझे समझ आ रही है, थोड़ा सा उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखते हैं, सही। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं हाँ ये मुझे एक अच्छा एडवाइज़र लगता है। और इसकी बड़ी वैल्यू है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप अज्यूम करें ना कि हर साल आपको 18% रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप हर महीने 5,000 सेव करेंगे फॉर 25 ईयर्स, यानी कि आप बस हर महीने 5,000 डाल देंगे, तो ये 15 लाख रुपए बनते हैं जो कि आपने इन्वेस्ट किए। लेकिन अगर ये 18% पे कंपाउंड हो जाए ना, तो इसकी वैल्यू 25 साल बाद 2 करोड़ हो जाती है तकरीबन। सही है। अब इसमें आपने कंपाउंडिंग का मैजिक तो देख लिया, लेकिन जो आपका सवाल था कि मुझे इससे भी अगर बेहतर करना है तो क्या तरीका है, अगर इसी 18% को मैं 21 कर दूं, ठीक है, तो ये 2 के बजाय 4 करोड़ हो जाएगा। बिल्कुल सही। सो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री ग्लोबली जो है ना, ऑयल एंड गैस के बाद और टेक के बाद 3rd नंबर पे आती है साइज में। बिल्कुल ऐसे ही है।
इसी वजह से वॉरेन बफे जो है विदाउट कोई अपना खुद का बिजनेस किए जो है इतनी वेल्थ उसने एक्यूमुलेट कर ली, क्योंकि उसके पास वो स्किल थी जहाँ स्टॉक मार्केट अगर 8% रिटर्न दे रही है, वो 13% रिटर्न लेके आता था अपने ठीक है, इन्वेस्टर के लिए, बिल्कुल और सही। अपने इन्वेस्टर से फीस चार्ज करता था। हम्म, तो आप अगर कोई मिले आपको ऐसा इन्वेस्टर जो कि आपके लिए मार्केट से 3-4% एक्स्ट्रा रिटर्न या 5% हर साल ला सकता है, जो कि आप जज करेंगे उसके रिकॉर्ड से, उसकी बातों से, उसकी नॉलेज कितनी अच्छी है, तो फिर वो आपने ढूंढना है ओवर लेट से अपने जो 25 साल हैं इन्वेस्टिंग के, जी, उसके फर्स्ट 2-3 सालों में आपने ढूंढ लेना है। ठीक है, बिल्कुल सही है। सही है, उसमें आप ट्राई भी कर सकते हैं, 6 महीने किसी के साथ ट्राई कर लिया, 1 साल किसी के साथ ट्राई कर लिया। कम्युनिकेशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, उसने सिर्फ आपको रिटर्न नहीं ला के देना, उसने आपको गाइड भी करना गाइड भी है, करना है, उसने आपको कॉन्फिडेंस देना है, ताकि आप अगेन अपनी जो परसेंटेज ऑफ सेविंग्स है उसको भी ऊपर लेके जाएं। बिल्कुल सही है। क्योंकि ये जो हम वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, अगर हमने ये सिर्फ 5% ऑफ द सेविंग्स पे की सही। तो ओवरऑल क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बिल्कुल ऐसे। इसको 50 के आसपास लेके जाना चाहिए ठीक है, आहिस्ता आपने आहिस्ता। 2-3 दफ़ा ज़िक्र किया 25 साल का। एक एवरेज कोई भी इन्वेस्टर जब आता है, लेट्स से अगेन हम वो 1 मिलियन की बात करते हैं, 1 मिलियन लेके आया, तो उसको 1 मिलियन लगाने जब लगा रहा है, तो कितने साल का रोड मैप उसको ज़हन में रखना चाहिए कि हाँ यार ठीक है, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल को आप ज़हन में रखते हुए इसको अगर एक्सप्लेन करें। अच्छा, इसमें शॉर्ट टर्म को यूजली इसमें कहते हैं 1 साल से कम। अगर कोई 1 साल से कम के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसको कहेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। अच्छा, सही हो गया। मीडियम टर्म कह सकते हैं 3 से 4 साल, 2 से 4 साल मीडियम टर्म कहते ठीक हो हैं, गया। और एनीथिंग अबव 7 ईयर्स या 10 ईयर्स को लॉन्ग टर्म कहते हैं। बिल्कुल सही है। 25 ईयर्स ना इसलिए यूज़ करते हैं, देखें अब 5 एसेट क्लासेज है पाकिस्तान में। एक लोग डॉलर में भी इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में भी करते हैं, बैंक में पैसे रख लेते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं। सही है, तो हर एसेट क्लास ना अगर आप अपनी मर्जी का टाइम चूज़ करने लग जाएंगे ना, तो वो नंबर 1 बन जाएगी। बिल्कुल सही ठीक है, अगर आज स्टॉक मार्केट लेट से 1,15,000 पे चल रही है, अगर आज ये 60,000 पे भी होती ना, तो इसका जो 25 ईयर्स का जो पर ईयर रिटर्न है ना, ये 18 से सिर्फ 15 पे आता। ठीक हो गया। यानी कि अगर कोई चीज़ ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, उसका जो इम्पैक्ट है ना 25 ईयर पे ख़त्म हो जाता है। और 25 ईयर्स पे जो रियल उस एसेट क्लास की खुद की अर्निंग पावर होती है, जो वो अपनी वैल्यू ऊपर लेके जाता है, वो नज़र आती है। बिल्कुल सही है। अगर आप इसी को 10 साल पे देखने लग जाएंगे, तो फिर अगर कोई चीज़ अपनी असल प्राइस से डबल पे चल रही है, तो वो आपको हर साल का जो रिटर्न है ना, वो 7% एक्स्ट्रा बताएगा। ठीक हो तो गया। आप गलत डिसीजन लेंगे। जब आप 20-25 ईयर्स पे चले जाते हैं ना, तो फिर कोई चीज़ पहले महंगी थी, सस्ती थी, वो सब खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही। उस चीज़ को एक्चुअल में आपको कमा के देना होता है, फिर ही वो अपनी जो है ना अच्छी रिटर्न कमा के देता है। इस वजह से हम लोग 20-25 हमेशा यूज़ करते हैं। तो 20-25 का एक मतलब वो नंबर है कि जहाँ पे आप बड़े आराम से जो है ना उसको मैच्योरिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। आप एक्चुअल देख सकते हैं कि ये जो एसेट क्लास है ये कमाती भी है या सिर्फ इसमें प्राइस ऊपर नीचे होती है। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक मैंने अक्सर इसमें जो है ना लोगों को सुना है कहते हुए, ये ख़ास तौर पे जो हमारा सेठ तबका है ना, वो ये बड़ा यूज़ करता है, और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, कुछ दोस्तों ने बताया भी, दिखाया भी, कि वो उन्होंने ना एक फ़िक्स नंबर रखा हुआ है, वो हर महीने एक किस्म की समझ लें जिस तरह पुराने वक्तों में हम वो गले में नहीं डाल दिया करते थे पैसे, फिर रज़िया के साथ कमेटियाँ डालनी शुरू कर दी आवाम ने। ठीक है, तो इसी तरह कुछ जो मेच्योर लोग हैं, जो जिनके डेफिनेटली एक स्टेबल इनकम चल रही है, उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट रखी हुई है फिक्स, इतने हर महीने या हर क्वार्टर डालते ही डालते हैं इसमें, इररिस्पेक्टिव के वो प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है। तो उस स्ट्रेटजी को आप किस तरह से देखते हैं? ये स्ट्रेटजी को ना SIP कहते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, है, मैंने लेट से हर महीने इतनी परसेंटेज ऑफ इनकम जो है ना वो सेव कर लेनी है। तो अभी जैसे हम 5,000 की बात कर रहे थे ना, वो जो बड़े सेट होते हैं वो 5 लाख पे कर रहे होते हैं, या इवन 50 लाख पे भी कर रहे होते होंगे कुछ लोग हर महीने। बट पीछे कॉन्सेप्ट सेम है कि एक अच्छी एसेट क्लास है, वो अच्छा रिटर्न देती है, तो मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा सेविंग्स है मैं उसमें लगाता रहूँ, वो कंपाउंड होती रहेगी। ठीक है। तो इवन हम लोग के भी काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो कि जिनके अपने एक्चुअल बिजनेसेस हैं, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। और इसकी 2 वजह हो सकती हैं। एक होती है कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं हो सकता है उससे अच्छा कोई बिज़नेस स्टॉक मार्केट पे अवेलेबल हो, जिसमें आप पार्टनर बन सकते हैं। तो आप ज़ाहिर है अपना बिज़नेस बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट कुछ एलोकेशन आप उनके साथ भी पार्टनर बन सकते हैं। और बड़ी अच्छी सब्सटेंशियल, लेट से आप कंपनी में 2% पार्टनर बन गए, अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है, वो भी आप कर सकते हैं। आप उनकी जो मैनेजमेंट है उससे डिस्कशन भी कर सकते हैं, फिर ज़ाहिर है। दूसरा तरीका होता है कि अब लेट से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की नेक्स्ट जनरेशन, अब वो कोई नई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, स्टार्टअप जैसे आजकल लोग कर रहे होते हैं, अपने किसी नए बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगेन जो सेफ्टी है और जो कैश फ्लो मेंटेन करना है अपनी फैमिली का,
वो इधर भी इन्वेस्ट करके करते हैं, बिल्कुल सही। डिविडेंड्स आते रहते हैं, और जो भी उनकी सेविंग्स होती हैं वो अच्छे तरीके से कंपाउंड भी होती रहती हैं पैसिवली। सो हर किसी के लिए ये है ऑप्शन, 5,000 से स्टॉक मार्केट का अकाउंट भी खुल जाता है। हाँ बिल्कुल। तो 5,000 से लेके 5 अरब तक की इन्वेस्टमेंट जो है ना स्टॉक मार्केट में इजीली आप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसमें एक चीज़ ये बताइएगा मुझे कि जब आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ये डेफिनेटली आप किसी न किसी ब्रोकरेज हाउस के ज़रिए ही करते हैं। डायरेक्ट तो आप जाके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं वहाँ पे भी? नहीं, लीगली सिर्फ जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं हाँ। वो किसी के बिहाफ पे जो है शेयर्स बाय कर सकते हैं। शेयर्स बाय इवन कर। ये जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हैं, अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट, हाँ। ये भी खुद शेयर्स बाय नहीं कर सकते। ओके ओके। इनको भी किसी ब्रोकरेज हाउस को कहना पड़ता है कि आप हमारे बिहाफ पे ये एग्जीक्यूशन करें। ठीक है। तो अच्छा, अब इस पे अब्दुर्रहमान, जब हम इतने लंबे टाइम की बात कर रहे हैं, 25 साल, यहाँ तो 5 दिन का नहीं पता है इंसान की ज़िंदगी का, और इतनी लंबी प्लानिंग आप कर रहे हो, और मोस्टली ये इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है कि जो आप, ज़ाहिर है पूरी फैमिली में इसका ढंढोरा पीटते भी नहीं है, आपने बड़ा क्लोज सर्कल में रखा होता है, और आपने एक थर्ड पार्टी ब्रोकरेज हाउस के ज़रिए ये काम किया हुआ है। अब इस चीज़ की क्या गारंटी कि वो ब्रोकरेज हाउस ही 25 साल टिकने वाला है या नहीं है? तो उस केस में क्या होता है, अगर लेट्स से आपने 5-7 साल लगा दिए, और इसमें प्रॉब्लम भी ये होती है कि आप कभी उनके साथ कम्युनिकेशन में आते भी नहीं हो, एक दफ़ा ले लिया, ख़ास तौर पे जो एक छोटा इन्वेस्टर है बेचारा, जिसने 2, 4, 5, 10 लाख रुपए लगाया है, उसने एक दफ़ा शेयर ले लिया, वो शायद अगले 5 साल में उनको कभी फ़ोन भी नहीं करेगा, ना ये वो इनको करेंगे। तो इस केस में सिक्योरिटी कितनी होती है इस चीज़ की कि ब्रोकरेज हाउस ही भाग गया? जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था ना कि ज़्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस बुरा ही है। हाँ। तो या तो उसकी रीज़न होता है कि आधे लोगों ने थोड़ी कंपनीज ली होती हैं और उसमें हाँ। नुकसान हो जाता है, या बाकी आधों का जो है स्टोरी ये होती है कि पैसे लेके भाग गए, ब्रोकरेज हाउस भाग गया। ब्रोकरेज हाउस भाग गए। अच्छा, इसमें ब्रोकरेज हाउस तो फिर भी थोड़ा सा शायद उसके चांस कम हो। कुछ लोग ब्रोकरेज हाउस के बगैर किसी और को पैसे दे देते हैं। हाँ, आगे जो हाँ, मतलब सब गलत कॉन्ट्रैक्टर, गलत एंटिटी को देते हैं, वो पैसे लेके भाग जाते हैं। तो उसमें तो आपने खुद केयरफुल रहना है। इसमें जो है ब्रोकरेज हाउस कैश आपसे एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है। तो कोई भी आपको कहना कि मुझे कैश दे दो, मैं आपके शेयर्स खरीदूंगा, वो आपसे कोई ना कोई फ्रॉड करने लगा है। ठीक है। जो भी चेक बनता है ना ब्रोकरेज हाउस के नाम पे बनता है, और इसका जो सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी है कि एक है सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट। सीडीसी एक हुकूमत का एसोसिएटेड इदारा है। तो आप जैसे ही 2 दिन लगते हैं, आपने कोई चीज़ अगर परचेज़ किया ना किसी भी ब्रोकरेज हाउस से, तो 2 दिन बाद वो सेटल हो जाती है। ठीक है। आप उनसे कहें कि आप मेरे शेयर जो है सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। ओके। सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट से जब तक आप नहीं उन शेयर्स को हिलाएंगे ना, वो हिल नहीं सकते। ओके। उधर कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। ठीक है। तो वैसे तो जो बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं उधर भी अगर आपने रखे हुए हैं तो ठीक है, बट एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए जो है आप ये सारे शेयर सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में ले जाएं। कोई उसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। जिस तरीके से ब्रोकरेज अकाउंट खुलता है वैसे ही सीडीसी बट इसकी इन्वेस्टर मैंने अकाउंट सुना है खुलता है। कि जो ट्रांजैक्शन फ़ी है वो बहुत ज़्यादा कटती है, जो आपने प्रॉफिट गेन किया होता है वो आप इनको दे देते हैं, या ब्रोकरेज हाउस को दे देते हैं, या आप सीडीसी को दे देते हैं, और ये फ़ी की मद में जो है ना, छोटा इन्वेस्टर तो बेचारा इन्हीं को ही पालता रहता है, खुद तो उसकी बारी आती ही नहीं है। मैं इसमें आपको एक थोड़ा सा मज़ाहिया किस्सा भी सुनाता हूँ। देखें, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे ना, हाँ। तो आपकी फ़ीस ज़्यादा होगी। ठीक है। पाकिस्तान में फ़ीस है 0.15%। ओके। ठीक है, आप जब भी जैसे लेट से 1 लाख रुपए का आपने कोई शेयर बाय किया, तो उसमें आपको 150 रुपये, मेरे ख्याल से 1% हो गया 1000। हाँ, 150 रुपये की जो है आपको ट्रांजैक्शन फ़ीस अप्लाई होगी। ठीक हो गया। ठीक है, और सीडीसी की ट्रांसफ़र फ़ी तो बहुत ही कम है, 0.40 और फिर 4 आता है। ठीक है। शायद लाख रुपए का आप ट्रांसफ़र करें ना तो 4 रुपये लगते हैं। ठीक है। 4 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, मेरे ख्याल से 4 है। एग्जैक्ट नंबर मैं भी कोट नहीं कर सकता। तो ये फ़ीस ग्लोबली भी काफ़ी कम है। सही। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था किस्सा, एक पुराने ज़माने में ना 15 साल पहले एक ब्रोकरेज हाउस का डिफ़ॉल्ट हुआ ना, तो उस वक़्त सब देख रहे थे कि किस क्लाइंट ने कितने पैसे देने हैं। ठीक है। तो एक क्लाइंट जो है ना, उनका आ रहा था कि इन्होंने 1 लाख रुपए देने हैं। सही है, फिर देखा कि इनका पोर्टफोलियो कितना है, तो उनका पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं था। तो अब वो सोच रहे थे कि इस 1 लाख को बैड डेट कर दें कि नहीं कर दें। तो उन्होंने जब रिकॉर्ड देखा तो उस बंदे का पोर्टफोलियो 1 से 1.5 लाख का था, और उसने पिछले 1 से 2 सालों में ना 1 से 2 लाख रुपए कमीशन में दिए हुए। वो इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग रोज़ करते होते थे, इस वजह से उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हो गई। कि जो एक्चुअली उनकी बेसिक हाँ। प्रिंसिपल अमाउंट थी वही नेगेटिव होके हाँ, फीस से मतलब चढ़ कि गई। अब गॉड नोज उन्होंने जो है वो प्रॉफिट बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने इतनी ट्रांजैक्शन की कि वो जो है उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये एक चीज़ है जो कि जिसकी बेस वैल्यू बहुत कम है, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो अमाउंट बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें अभी अक्सर हम देखते हैं कि 2-3 टर्म यूज़ हो रही होती हैं जी, आप डे ट्रेडर बन जाएं, इसमें इंट्रा ट्रेडर बन जाएं, आप शॉर्ट टर्म मिड टर्म वो पोजीशन ले लें। इनको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा कि एक कॉमन
पर्सन जो कंगला होता है ना, इसमें ये थोड़ा रफ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो शायद इसी जो मैंने जितना देखा वो ये डे ट्रेडिंग की वजह से ही होता है। तो इस पे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये इसकी साइंस क्या है, इस डोमेन के अंदर क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि मैंने काफ़ी सारी स्टोरीज़ ऐसी देखी हैं हम्म, कि बड़ा अच्छा उनका पोर्टफोलियो, करोड़ों का पोर्टफोलियो, अचानक पता चलता है कि भाई साहब तो बैंकरप्ट हो गए हैं। ठीक है, फिर जी एक एक दौर देखा है जी, वो बंदा अचानक कुछ लोगों के पैसे लगवाए हुए हैं उसने, अचानक गायब हो गया। ये क्रिप्टो में भी हमने बड़ा हम्म। देखा है, ठीक है, और इस डोमेन में भी है, फॉरेक्स में भी इवन ये चलता है। तो इसको ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा ये है क्या चीज़? अच्छा, ये जो ज़्यादातर लोग बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं ना, हाँ। और सही तरीके से भी अगर काम करें, अगर कोई फ्रॉड नहीं करें, उसमें 99% जो रोल है ना वो होता है लेवरेज का। ओके। लेवरेज होता है, मेरे पास 100 रुपये थे, हम्म। मैंने 90 रुपये किसी से बोरो किए और 100 रुपये की एक चीज़ खरीद ली। ठीक ठीक है। है, जो जैसा क्रिप्टो में इसको फ्यूचर कहते हैं हम। फ्यूचर्स में भी लेवरेज होती है, हाँ। बट फ्यूचर दूसरे तरीके, मतलब कैश वाले फ्यूचर भी हो सकते हैं। ठीक है। सो आपके पास अपने 10 रुपये थे, आपने 100 रुपये की चीज़ खरीद ली। सही हो गया। ठीक है, अगर ये 110 की हो गई, हाँ। आपके 10 रुपये जो 20 रुपये हो जाएंगे। ठीक है। आपने जिससे 90 लिया था उसको वापस कर दे। हाँ। लेकिन अगर ये 90 की हो गई तो तो आप आप ज़ीरो। तो ये लेवरेज जो है ना, ये बहुत ख़तरनाक हाँ, चीज़ होती है। ठीक है। लेवरेज ऐसी चीज़ है कि अगर आप ठीक भी थे ना, लेट्स से आपने अच्छी कंपनी भी ली, हाँ। बट किसी भी वजह से वो थोड़ी टाइम के लिए नीचे चली गई, हम्म। आपका नुकसान हो जाएगा। हम्म। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, यू हैव टू बी राइट ऑन द डायरेक्शन एज वेल एज द टाइम। बिल्कुल सही है। यानी कि आपने टाइम को भी सही हाँ। करना है और आपने ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो भी ठीक सही है। बताना है। अच्छा, इसमें अगर एक प्रॉपर एक्सपर्टीज आपके पास हैं और आप इस डोमेन के गुरु हैं, तो मैंने उनको भी देखा है ये लेवरेज वाले उसके केस के अंदर के उनके भी 1 मिनट में वॉश हो जाती है सारी चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि अगर आप कभी भी सोचे ना, आपने वैसे हम लोग तो ट्रेडिंग नहीं करते, लेकिन अगर आपने 3-4 सक्सेसफुल ट्रेड करी हैं, आपकी 5वीं भी सही होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप हर चीज़, हर कंपनी में हम लोग भी इन्वेस्ट करते हैं तो ज़ीरो से शुरू होता है। बिल्कुल ठीक है। आपकी जो एनालिसिस है, अगर वो ठीक होगी तो ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। आपने दूसरा क्वेश्चन जैसे ये भी पूछा था कि डे ट्रेडिंग हाँ। करनी चाहिए कि नहीं। देखिए, हम लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है कि एक बिज़नेस की वैल्यू निकालो और ठीक अगर है। वो उससे कम प्राइस में मिल रहा है ना काफ़ी, और है भी अच्छा बिजनेस, तो उसमें इन्वेस्ट कर दो। सही। लेकिन दुनिया में सक्सेसफुल ट्रेडर्स भी हैं, तो हम्म। हम मतलब किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहेंगे। हो सकता है उसकी एक्सपर्टीज़ उसमें हो, हम्म। और ये चीज़ लेकिन ज़रूर है, जब आप ट्रेडिंग में जाए ना तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस कम होते हैं। कम भी होते हैं, और आई थिंक सो इसमें यू हैव टू बी लेजर शार्प, और आपके फंडामेंटल्स, आपके एनालिसिस, आपके जितनी भी थ्योरीज हैं उनके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, तो तभी आपके जो चांसेस बेहतर बनेंगे। अगर लॉन्ग आप टर्म इन्वेस्टिंग में तो आपने लेके भी छोड़ दिया, हाँ। आप कुछ भी नहीं करेंगे, हम्म। तो 99 या 100% चांस है कि उसमें बढ़ना ही है। ठीक है। वो कितना बढ़ेगा उस पर आप जो है डिस्कशन कर सकते हैं, बिल्कुल आप सही कितने है। अच्छे इन्वेस्टर हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसने बढ़ना ही तो है। आप ये कह रहे हैं कि अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, खास तौर पे अगर जो हमने 25 साल का जो एक प्लान रखा सामने, या इवन 5-10 साल में भी जाते हैं, तो इसमें चांसेस ऑफ फेलियर बहुत कम है, या चांसेस ऑफ लॉस बहुत कम है कंपेयर टू आप अगर डे ट्रेडिंग में आते हैं या इंटर ट्रेडिंग में आते हैं तो। डे ट्रेडिंग में 90% ऑफ योर सक्सेस विल बी डिटर्मिन्ड बाय योर स्किल। ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में 99% ऑफ योर सक्सेस विल बी डिटर्मिन्ड बाय द पार्टनर्स यू आर इन्वेस्टिंग। उसमें आपने तो कुछ करना ही नहीं हाँ, है। बिल्कुल ऐसे उसमें ही। अगर वो जो टॉप बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान है, अगर वो सही काम कर रहे होंगे हाँ। तो आपको भी फ़ायदा मिल जाएगा। बिल्कुल सही है। इसमें ना 5 साल में कभी कभी, जैसे पाकिस्तान में ये जी। बूम बस्ट साइकिल होते हैं ना, हाँ। तो लेट से आपने 2017 में इन्वेस्ट कर दिया, हाँ। और पाकिस्तान में अगेन प्रॉफिट्स कंपनीज के बढ़ रहे थे, लेकिन पी रेशो आधा हो गया, ठीक है। तो उस वजह से चांसेस होते हैं कभी कभी आपका बुरा रिजल्ट आ जाए 5 साल में। लेकिन जैसे ही आप 10 साल क्रॉस करने लग जाएंगे तो फिर बहुत कम चांसेस हो जाते हैं लॉस के। बस इसमें पॉइंट ये है कि परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। आपने एक दफ़ा डिसाइड कर लिया कि यार ये मैंने 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की है, तो फिर डोंट लुक हियर एंड देयर और बार बार अपनी अकाउंट्स खोल के देखने में परेशान या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म का मतलब फिर एक्चुअली लॉन्ग टर्म उसको देखे। एक हम अब ज़्यादातर लोग ना ये बूम बस्ट साइकिल में बहुत फंसते हैं। हाँ। लेकिन कंपनीज कौन सी लेनी है उसका तो तोड़ बता दिया ना हमने, कि कुछ करना ही नहीं है, आपने एवरेज के साथ चले जाना है। लेकिन ये जो बूम बस्ट साइकिल से आप गलत डिसीजन ले लेते हो ना, गलत टाइम पे ले लेते हो, और फिर जब फुल नीचे होता है, खबरें ख़राब आ रही थी, उस टाइम पे बेच देते हैं, हालांकि वो खरीदने वाला टाइम होता है। बिल्कुल ऐसे तो उस पर एक हम लोगों की पिछली जो इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास थी ना, उसका एक पूरा 1 घंटे का लेक्चर है। ठीक है। कि पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को कंबाइन करके बूम बस्ट साइकिल का फ्रेमवर्क कैसे बनाना है। सही। तो वो एक पूरी लेक्चर जो है ना, हम लोगों ने 1 महीना पहले तकरीबन पब्लिक किया था, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसमें आपके पास रूल्स आ जाएंगे, आपको थोड़ी समझ आ जाएगी कि कब जो है थोड़ी अपनी परसेंटेज ऑफ सेविंग्स ऊपर ले जानी है, कभी शायद थोड़ी कम भी कर लें,
ठीक तो है। वो इतना बुरा डिसीजन ना हो, बिल्कुल ताकि सही मतलब है। आप पाकिस्तान के बूम बस साइकिल समझ जाएंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें सर जब हम बात करते हैं कि शेयर्स लेने की तरफ से, अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है, यही सारा ओवरऑल मास्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको सबको आगे चला रही है, या और भी इसमें इदारे हैं? नहीं, इसमें SECP भी आ जाता है, SECP की काफ़ी रेगुलेशंस होती हैं, ठीक है। TSX भी रेगुलेट कर रहा होता है, तो हम्म मल्टीपल रेगुलेटर्स हैं बेहतर इसमें। सबसे कौन सा है, किसके साथ सबसे बेहतर आप समझते हैं कि हाँ यार, इसकी एक तो हिस्ट्री भी क्लीन है, और दूसरा ये है कि ये काफ़ी अरसे से चला रहा है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, आई थिंक आप ब्रोकरेज हाउस की ज़्यादा जी बात जी कर रहे बिल्कुल, हैं। उसी साइड पे। देखिए ब्रोकरेज अब देखिए, हाउस, सॉरी, आपके यहाँ पे पहले था ना, जिस तरह लाहौर स्टॉक एक्सचेंज अलग थी, कराची अलग थी, अब मेरा ख्याल उसको सारे को मिला के मिला इन्होंने दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बना दी है। तो अब इसके आगे जब फर्दर आगे इदारे आ जाते हैं, फिर कौन से कोई ऐसा अब बताना चाहें कि यार ये 4-6 अच्छे इदारे हैं, मुस्तनद हैं, काम कर रहे हैं, कोई इनमें झोल नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, और कोई तंग नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें तो यही होती है ना आपकी। देखें, जो रेगुलेटर्स हैं वो तो PSX है, ठीक वो है। देख रहा होता है कि कंपनी में अगर कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है, कंपनी सही तरीके से अपने टाइमली अकाउंट्स दे रही है कि नहीं। फिर SECP होता है, जैसे बाकी कंपनीज का भी होता है पाकिस्तान में, जी तो वो लिस्टेड कंपनीज को भी देख रहा होता है। बिल्कुल सही। फिर अब जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने किसी ब्रोकरेज हाउस के थ्रू करनी है, तो उसके लिए जो है हर साल टॉप 10 ब्रोकरेज हाउसेस की लिस्ट आती है। ठीक है। ठीक है, तो वो एक तरह से आप कह सकते हैं क्रेडिबल इदारे हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन आपको साथ साथ ये भी समझना होगा कि ब्रोकरेज हाउस का तो मॉडल ही कमीशन पे बेस्ड है। हाँ तो आपको फ़ोन तो आएंगे ना, फिर हाँ वो आपको बिल्कुल। थोड़ा सा तो इनकरेज करेंगे कि हाँ। ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आप चेंज कर लें। हम्म तो फिर आपने फिर अपना जो आपका प्लान है कि मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, बेचना खरीदना नहीं है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको फिर उनके साथ कम्युनिकेट करना होगा, ताकि उनको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और ये डे ट्रेडिंग में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। बिल्कुल सही। ये तो हो गया ब्रोकरेज हाउस का। अब आ जाते हैं आप लोगों की तरफ कि आप जिस तरह, आप जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इस तरह के हैं जो प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजरी का रोल अदा करते हैं, आप A to Z गाइड कर रहे होते हैं, आप लोग कहाँ पे फिट बैठते हैं, और आप में और एक ब्रोकरेज हाउस में क्या डिफरेंस है? अच्छा, ब्रोकरेज हाउस की जो सर्विसेज हैं वो आपको एग्जीक्यूशन सर्विसेज देंगे। ठीक हो गया। ठीक है, हम आपको एडवाइस करते हैं, प्लानिंग फेज में बेसिकली। प्लानिंग में भी करते हैं, और हम लोगों का 80% काम ये होता है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ना, कि बेस्ट कंपनीज जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके हिसाब से पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनी, वही जो 1 मिलियन को कहाँ लगाना है, हाँ, बेसिकली कहाँ कौन लगाना सी है। कंपनी है चूज करनी, वो आप लोग बताते हैं। 80% काम होता है बेस्ट कंपनीज ढूंढना, ठीक और है। 20% काम होता है ये जो बूम बस साइकिल आपको बताया ना, हाँ कि किस टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, हाँ किस टाइम पे जो है अब जो है बेहतर है कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है। और ये कोई महीनों के लेवल पे नहीं होता, हम्म ये मीडियम टर्म में होता है, बिल्कुल 2-2 सही है। 3-3 साल बाद कहते हैं। अब स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। और इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। हम्म कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट है कि आपने अंदाज़ा लगाना है कि कौन सी कंपनी या कौन सी एसेट क्लास मुझे अगले 2-3 साल में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देगी। बिल्कुल ठीक है। तो जब स्टॉक सस्ते होते हैं, हम्म तो कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट कहता है कि आप 40-50% यहाँ पे चले जाएं। अभी जिस तरह मैं अगर नाम लेना चाहूँ यहाँ पे, तो मारी, आई थिंक सो, माड़ी या मारी करके एक था, उसका पिछले दिनों बड़ी बस क्रिएट हुई थी, वो काफ़ी दोस्तों ने मुझे बोला भी कि यार अगर आपने लगाना है तो इसमें लगाओ। मैं यार मुझे तो ABC भी नहीं पता मैं तो अभी तक वो 40 लाख का कम नहीं भूला, आप दोबारा लगाने की बात कर रहे हो तो अभी वो, बल्कि दोस्त ने मुझे स्क्रीनशॉट कुछ दिन पहले भेजा, कहता देखो डबल हो गया। तो लिटरली वो 2-3 महीने के अंदर ही डबल हुआ है। ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें आप बता रहे होते हैं, साथ साथ आपका जो रोल है, क्या है वो वन टाइम है, या आप भी एक लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरफ साथ में चल रहे होते हैं? हम लोग की मेन 2 सर्विसेज हैं। एक है एडवाइजरी सर्विसेज, ठीक तो है। उसमें हम लोग पूरा पोर्टफोलियो कंटिन्यूस बेसिस पे लेके चल रहे होते हैं। सही है। कोई भी चेंज हो उसमें या कोई डेवलपमेंट हो, हम लोग सबके साथ कम्युनिकेट भी करते हैं। ठीक है। मंथली हम लोगों की कॉल भी होती है, वो काफ़ी लंबी चलती है, 3-4 है। घंटे की। तो हर कोई जो है, जब तक सवाल ख़त्म नहीं होते ना, वो कॉल चलती रहती सही है। है। तो एक तरह से आपको कंटिन्यूस गाइडेंस मिल रही ठीक होती है। है। सो ये हमारी एडवाइजरी सर्विसेज हैं। और सेकंड जो हमारा प्रोडक्ट है वो है इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास, ओके। जो लोग सीखना चाहते हैं लर्न इन करना डिटेल। चाहते हैं, बिल्कुल और सही है। इसमें जो डिटेल है वो एडवाइजरी से भी ज़्यादा होती है। ओके। मतलब एडवाइजरी में आपकी 12 मंथ्स हैं, तो 12 दफ़ा एक तरह से कॉल हो रही है, ठीक बीच में भी कम्युनिकेशन होती है। हम्म, बट इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में 3 महीने के अंदर आपको 15 क्लासेस मिलती ठीक है। ये किस्म का आपका क्रैश कोर्स कह लें हैं। इसको, ये हाँ, शॉर्ट कोर्स कह लें कि क्रैश जिसमें कोर्स नहीं, ये मतलब कि डिटेल कोर्स है। डिटेल कोर्स, डिटेल कोर्स है। फुल। ये करने के बाद कोई भी इन्वेस्टर अगर इस डोमेन में आना चाहता है, तो उसके पास इतना नॉलेज ज़रूर होगा कि वो पता अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर पाए। मतलब इस जो हमारी एडवाइजरी सर्विस है ना, उसकी टैगलाइन है इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड। ठीक है। यानी कि आप जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम पता हो आपको उसकी 100% नॉलेज देंगे। हम्म, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी कि आपको कहीं और बाहर से पता चलेगी। बिल्कुल ठीक है। और जो हमारा इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास है, उसकी टैगलाइन है अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स। बिल्कुल सही है। उसके अंदर
ये जो 15 क्लासेस होती हैं हम्म, उसमें से तकरीबन 12 जो है वो डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं, स्टील, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, जैसे आपने मारी पेट्रोलियम की बात जी, की, तो उनके सारों के बिजनेसेस हम आपको ओनर्स की तरह एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी उस पर अप्लाई होती है, ठीक है। क्या चीज़ इसके प्रॉफिट को ऊपर लेके जा सकती हम्म, है, क्या चीज़ फ्यूचर में हो गई तो ये कंपनी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। बिल्कुल क्योंकि सही है। बहुत ज़्यादा लोग करते हैं कि पिछले 20 साल में अच्छा रिटर्न है तो अगले 20 साल में भी अच्छा होगा, हाँ, लेकिन ऐसे ऐसे कभी कभी चेंज आते हैं कि वो बिल्कुल ही जीरो हो जाती हैं सारी इसका चीज़ें। एग्जांपल ये मेरा 40 लाख उधर ही तो डूबा हाँ हुआ है ना, ठीक है। ज़ाहिर है जब हमने रिसर्च उस वक्त करके लिया हाँ। था, और हमारे साथ फाइनेंशियल एडवाइज़र भी था बाय द वे उस अच्छा। वक्त, हाँ। मुझे अभी ब्रोकरेज हाउस का नाम भूल गया, बड़ा ब्रोकरेज हाउस था लाहौर का। हम्म, तो अब उन्होंने उस वक्त पूरी रिसर्च करके हमने सारा इन्वेस्ट किया, और कुछ अर्से तक अच्छा चला भी वो। लेकिन बात वही है कि अब देखिए बिजनेस के डायनेमिक्स, एक बिजनेस सही भी चल रहा है, हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे हालात किसी एक छोटी सी न्यूज़ की वजह से अप एंड हम्म, डाउन हो जाते हैं। एंड एंड ऑफ द डे इन कंपनीज ने भी बिजनेस तो इसी हम्म, मार्केट में करना है ना, ऐसा तो हम्म, नहीं कि ये बैठे यहाँ पे और इनका ताल्लुक कहीं हो रहा है, हम्म, यहीं पे चलना है। ठीक है, हम्म, अब जिस तरह ट्रैक्टर इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा आप शेयर्स आपको नज़र आते हैं, मिलर ट्रैक्टर है, गाजी है और फलाना। अब पिछले कुछ सालों में ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर उस तरह से बूम नहीं रहा जो पहले ज़माने में था, हम्म, क्योंकि अभी चाइनीज़ प्रोडक्ट बहुत सारी आ गई हैं, या ये खुद भी थोड़ा ज़रा मैन्युफैक्चरिंग से हट के बस असेंबलिंग की तरफ चले गए। हम्म। अब पिछले 5 साल में अगर देखा जाए तो ऑटोमोबाइल के अंदर खासतौर पे जो इतनी नई नई हमारी, कंपनीज आ हाँ, गई हैं। हमारी कंज्यूमर व्हीकल्स है, ये देख लें आप, पहले 3 कंपनियों और आज था मेरा ख्याल है 13 14 15 हाँ, कंपनी है, और फर्दर आ रही हैं। ऑटो अब सेक्टर भी बड़ा एक मतलब कि ऐसा सेक्टर है, जैसे कि आप समझें फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है। हाँ, ऐसे ही है। फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री इसलिए है कि जो इसका प्लांट है ना इतना महंगा नहीं होता, हम्म, और अगर आपने बायर किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके एक अच्छी गाड़ी ले आए, हाँ, आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो सकता है। सही, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सही। इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। हम्म, मतलब जैसे अगर हम जैसे अभी इधर बैठे हुए हैं, हाँ, पाकिस्तान में अगर कोई अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहे और वो हाँ, बहुत अच्छा पॉडकास्ट अगर उसका हाँ, हो, तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट उसको रोकेगी। हाँ, बिल्कुल, तो ऑटो इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री बन गई है जहाँ बिल्कुल पे सही है। प्लांट सस्ता है, हम्म, और अगर आपका जो ग्लोबल पार्टनर है उसके पास एक कंपेटिटिव प्रोडक्ट है जिसकी ठीक है। प्राइस कम है, जिसमें फीचर्स अच्छे हैं, हम्म, आप बड़ी तेज़ी से स्केल कर सकते हैं, और इसकी एग्जांपल साजगार है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। और अभी तो देखे ना, रुक नहीं रही ना ये, हम्म, अब जाहिर है आए दूसरे दिन कोई ना कोई नई कंपनी लॉन्च कर रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में पोटेंशियल मौजूद है। हम्म, बायर्स जो है उसको वेलकम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी तंग थे पिछले 40 साल हम्म, से, ये 3 बिग 3 की उससे थ्योरी से। अब यही वाले जो अभी बूम नज़र आ रहा है, ये आपको आ रहा है बाइक इंडस्ट्री के अंदर, हम्म, खासतौर पे जो ईवी में नज़र आ रहा है। ईवीज। आप देखेंगे अगले 5 7 साल में ईवीज की बहुत सारी कंपनीज जो है अपने लिस्टेड होंगी स्टॉक एक्सचेंज के गवर्नमेंट ने साथ। जो है ईवी पॉलिसी भी ड्राफ्ट कर लिया, और उसके अंदर जो है अब जैसे जो 40 लाख से ऊपर की गाड़ी है उस पर 25% सेल टैक्स है, हाँ, लेकिन ईवीज पे 1% है। तो आप बिल्कुल सोचें वो ऐसे। 25% का फ़र्क तो वहीं आ गया। 24 का आपको मिल गया, वो हाँ, बेनिफिट ही आपका। तो अब फ्यूचर में जिस ग्लोबल कंपनी के पास ईवी पोर्टफोलियो अच्छा होगा, हम्म, वो नेक्स्ट अमेजिंग कंपनी हो सकती है स्टॉक मार्केट बिल्कुल की। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, इसमें मुझे ये बताइएगा कि आप अपना ज़ाती तौर पे, क्योंकि लोगों का सवाल ये होगा कि भाई मैंने आपसे सारा ज्ञान तो ले लिया, पूछ तो लिया, आपकी अपनी कितनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट आपने कितनी की है? अगर कोई बॉल पार्क फिगर ही बताना चाहे। एग्जैक्ट इन्वेस्ट तो हर बंदा डरता है ना यहाँ हाँ, नहीं नहीं, पे। अच्छी मतलब अगर मैं परसेंटेज ऑफ सेविंग्स के हिसाब से बताऊं, हाँ, तो मैं तो क्लोज टू 100% ही रहता हूँ, क्योंकि ठीक मुझे है। इस चीज़ की कन्विक्शन होती है कि अगर कोई चीज़ चेंज होगी बहुत ज़्यादा, तो मैं उसको लिक्विडेट भी कर सकता हूँ, वो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो अब शुरू में भी मैंने अपनी ऑलमोस्ट सारी सेविंग्स जो मिली थी फैमिली से वो भी इन्वेस्ट की, ठीक और है। अभी भी हम लोग जो है जैसे कंपनी से भी अगर कोई प्रॉफिट आता है तो ज़्यादातर उसको फिर हम लोग रफली स्टॉक कितना मार्केट। पोर्टफोलियो है इस वक्त आपका? नंबर देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट काफ़ी चले अब ये ज़्यादा बता अच्छी दीजिए कि, सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इसका कितनी ऑलमोस्ट कंपनीज में आपने डिवाइड किया हुआ अपना पोर्टफोलियो? अच्छा, हम लोग अपने पोर्टफोलियो में भी ना 6 to 10 कंपनीज, 6 to 10 कंपनीज रखते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। डाइवर्सिफिकेशन जैसे हमने कहा ना कि अब जब आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज अगर नहीं है हम्म, तो आप एवरेज के साथ चलें, जी। उसमें आपकी नंबर ऑफ़ कंपनीज थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। हम्म, लेकिन एक फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टर भी होगा ना, हाँ जी, उसको भी थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरत होती है, ठीक है। और उसकी वजह ये है कि आज मेरे पास शायद नॉलेज है इतनी कि मैं बता सकता हूँ कि टॉप 3 कंपनी कौन सी हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसकी वैल्यू रियलाइजेशन कब होनी है। हम्म, मैं ये नहीं बता सकता कि इस कंपनी में जो है लोग पहले ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे। ठीक है। मतलब कि 10 साल में कौन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाएगा शायद बताना आसान हो, 5 कंपनीज आप बिल्कुल सही। आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपने जो वॉलेटिलिटी है उसके हिसाब से भी थोड़ा सा चलना है, और ये बहुत करीब करीब होती हैं। जो नंबर 5 वाली होगी, लेट से आपको हर साल 25% प्रॉफिट दे रही है, ठीक है। तो जो 6 वाली होगी वो भी 24-23 दे रही होगी। ठीक है। तो इसमें एक फेमस इन्वेस्टर है पीटर लिंच, हम्म, वो कहते हैं
डाइवर्सिफिकेशन कैन टर्न इनटू डाइवोर्सिफिकेशन। यानी कि अगर आप इतनी ज़्यादा ले लेंगे, लेट्स से आपने 20 कंपनियां जमा कर ली, हाँ सही तो वो है। जो 20वीं आपने ऐड की है, इससे बेहतर है आप अपनी नंबर 1 वाली में और ले लें। हाँ बिल्कुल तो सही। ये जो 6 to 10 कंपनीज है ना, ये हमारे हिसाब से स्वीट स्पॉट है, क्योंकि अब हमारा साइज भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ठीक है। हम लोग तकरीबन 3-4 बिलियन एसेट्स अंडर एडवाइजरी होते हैं। वेरी नाइस। तो अगर हम कोई चीज़ लेट से 5% भी पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, तो वो 200-300 मिलियन जो है वो मार्केट में होना भी चाहिए, बिल्कुल कि ऐसे। उसके शेयर जो है लोग खरीद सकें विदाउट प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो। बिल्कुल तो इस ऐसे। वजह से भी थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी होती है। बट इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि जो टॉप 10 कंपनीज होंगी उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ठीक है। और क्योंकि आप नहीं बता सकते कि किसका शेयर अगले साल में ज़्यादा बढ़ेगा, इन्वेस्टर का ज़्यादा रुझान किस तरफ जाएगा, तो इस वजह से आप थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन कर लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप ये भी कंसिडर करते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, के देखें जो टॉप की कंपनीज हैं, जैसे टॉप 5 टॉप 10 कंपनीज हैं, दे आर ऑलरेडी एट देयर मैच्योरिटी लेवल। उनका ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आज एक कंपनी लेट्स से बैठी हुई है 50 पे, तो अचानक से वो 100 पे नहीं जा सकती, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मैच्योरिटी पे हैं। उनकी ग्रोथ भी बड़ी जो है ना एक इजी गोइंग होगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें जो नई कंपनीज आती हैं, जिसका अभी हमने ईवी का जिक्र किया, या आईटी कंपनीज बहुत सारी हम देखते हैं कि रातों रात उनका जो है ग्राफ एकदम मशरूम ग्रोथ होती है उनकी। तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ चंक आप इस तरह की कंपनीज में भी लगाते हैं ताकि एक बिग बूस्ट मिले आपको भी और आपके इन्वेस्टर्स को भी। अगेन प्रिंसिपल सेम होते हैं। हाँ। ये भी कॉन्सेप्ट इतना ठीक नहीं है कि लार्ज कंपनीज कैन नॉट कंपाउंड। मीज़ान बैंक की एग्जांपल ले लें, मारी पेट्रोलियम की एग्जांपल ले लेते हैं। मारी पेट्रोलियम पाकिस्तान की सेकंड गैस फील्ड थी, 1960s में डिस्कवर हुई थी। सही। 10 साल पहले भी ये 500 MMCFD गैस बनाती थी। ठीक है। 500 MMCFD गैस, मतलब आप समझें जो पाकिस्तान में LNG कार्गो आते हैं ना, 5 कार्गो, अच्छा। इतनी बड़ी कंपनी थी। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, $1 बिलियन कंपनी थी तब के नहीं, लेकिन ठीक ठाक टॉप 10 कंपनीज में आती थी मार्केट कैप के हिसाब से। इसने पिछले 10 सालों में 35 से 40% के अगर पे कंपाउंड हुई है। और इसका मतलब होता है कि हर 2 से 2.5 साल में पैसे डबल हुए हैं। ठीक है। यानी कि पिछले 10 साल में इसने आपके पैसे 16 से 20 टाइम्स किए हैं, इवन दो इट वाज वेरी लार्ज 10 ईयर्स अर्लियर एज वेल। तो कुछ तो बिजनेस बल्कि ऐसे होते हैं, जैसे अमेजोन में कहते हैं ना, ये इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा जाइंट हो गया है कि इसकी इकोनॉमिक्स अब अनमैचेबल हो गई। हाँ ऐसे ही है। तो ऐसी भी एग्जांपल्स होती हैं। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तो टर्न हुआ होगा ना। देखें, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बात करूँ नॉर्मल सिनेरियो की। अब जिस तरह ये मारी में कुछ, अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इसको फॉलो नहीं उस तरह से करता। अब 6 महीने पहले जब इसकी न्यूज़ आई थी, पकड़ लो चल रहा था कि बस लूट लो मारी इस वक्त, और वो वही हुआ जिन लोगों ने लगाया आज उनके मतलब डबल से भी ऊपर चले गए। तो ऐसा क्या हुआ था इस कंपनी के अंदर, अगर आप बताना चाहिए, कुछ आइडिया है? ये जो है 10 ईयर्स का मैं बता रहा हूँ। हाँ 10 ईयर्स में तकरीबन, अभी एग्जैक्ट नहीं पता, बस लेट से 20 टाइम्स ले लेते हैं, 20 टाइम्स ये हुआ है। तो अगर पिछले 6 महीने में डबल हो भी गया है, अब तो वैसे नीचे आ गया है, लेकिन अगर दोबारा नीचे आया हुआ है। हाँ थोड़ा सा नीचे हुआ है, बट अगर लेट से हम कहते हैं वो नहीं होता, हाँ तो फिर भी 10 टाइम्स तो हुआ है ना। हाँ सही है। सही है। तो जो मेन रीज़न था इसका वो ये था कि पहले इनकी जो गैस फील्ड थी ना, उस पर मिलते थे इनको $1.5 पर MMBTU। ठीक है। सही है। फिर पाकिस्तान में एक पॉलिसी आई, गैस शॉर्टेज चल रही थी उस टाइम पे, बिजली भी नहीं होती थी, वो कैप्टिव पावर प्लांट भी लोगों ने कहा कि आप लगाएं, बिजली तो है नहीं हमारे पास। तो पाकिस्तान में गैस शॉर्टेज ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आई कि अगर आप अपनी गैस प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ना, तो हम आपको लेटेस्ट पॉलिसी के हिसाब से प्राइस देंगे, एडिशनल प्रोडक्शन। ठीक है। तो लेटेस्ट पॉलिसी में $5 से $6 की प्राइस थी, ठीक है। जो कि फिर भी इम्पोर्टेड से सस्ती है। पाकिस्तान का फ़ायदा ही हुआ इसमें। सही। तो पहले ये कंपनी जो है $1.5 जब गैस बेचती थी, इसको प्रॉफिट होता था $0.5 का। ठीक है। अब ये $5 की बेचती थी, इसको प्रॉफिट होता था $3 सही या $2.5। यानी कि हर मॉलिक्यूल पे एडिशनल प्रोडक्शन पे प्रॉफिट वाज 5 टाइम्स बिल्कुल सही। इनिशियली। एकदम से इकोनॉमिक्स बदल गई कंपनी की, बिकॉज ऑफ कंपनी जो मुल्क के हालात चल रहे थे, और पाकिस्तान का इवन तो इसमें फ़ायदा हुआ, लेकिन कंपनी को उससे भी ज़्यादा फ़ायदा, तो एकदम से उसकी जो इकोनॉमिक्स है चेंज हो गई। ये इसका मेन रीज़न। बिल्कुल सही। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ का जो है ना अक्सर इस पे मैंने देखा है, डिस्कशन भी हो रही होती है कि हम देखें इस वक्त पाकिस्तान में बैठ के ग्लोबल मार्केट के अंदर क्यों नहीं अपना शेयर खरीद सकते लीगल तरीके से। इसके पीछे क्या रीज़न है? कि हमारे अपने इंटरनल पाकिस्तान की ये प्रॉब्लम्स हैं, या ग्लोबल मार्केट अलाउ ही नहीं करती? लेट्स से मुझे यहाँ बैठ के दुबई की स्टॉक एक्सचेंज में ख़रीदना है, या इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज में, या जो बज़वर्ड है अमेरिका की जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे कुछ ख़रीदना है, तो क्यों नहीं खरीद सकता मैं? अच्छा, इसका नंबर 1 रीज़न है डॉलर आउटफ्लो।
क्योंकि ठीक यहाँ है। पे डॉलर की शॉर्टेज है ना, तो जब आप यहाँ से पैसे भेजेंगे लीगल तरीके से तो ठीक है। पाकिस्तान के रिजर्व्स कम हो जाएंगे। सही हो गया। ये तो वैसे $1 लाख तक हम्म। हर साल ये अलाउ है। अच्छा, कर सकते हैं लीगली? हाँ नहीं, यहाँ से बैठ के तो लेकिन आप यूएस स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट ही नहीं ओपन कर सकते? नहीं, ये रज़ा बाकिर के टाइम पे एक पॉलिसी आई थी जिसमें आप हर साल जो है $1 लाख बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जाहिर है वो उसमें फिर बैंक इन्वॉल्व हो जाता है, अप्रूवल चाहिए होते हैं, तो थोड़ा सा रिग्रेस प्रोसेस है। पाकिस्तान से डॉलर बाहर भेजना इतना आसान काम नहीं है लीगली। बिल्कुल। तो लेकिन रेगुलेशन में $1 लाख जो है अलाउड है, और मेरे कुछ दोस्त करते भी हैं ठीक है। लीगल तरीके से। तो उन्होंने आप ये मुझे कह रहे हैं कि मैं यहाँ से बैठ के, चलें डॉलर लेके जाना तो एक अलग चीज़ आ गई, मैं यहाँ से बैठ के यूएस स्टॉक एक्सचेंज में वॉल स्ट्रीट जो है उसके अंदर अपना अकाउंट बना सकता हूँ? देखिए ऑनलाइन अब जैसे जितनी आसानी से ग्लोबल मार्केट्स में अकाउंट्स बन जाते हैं, जी। तो अकाउंट तो आपका वो खोल देंगे। हाँ। आपने असल में उसको फंड करना है। हाँ। तो अगर आपने सही तरीके से फंड करना है तो आपको फिर पाकिस्तान से डॉलर जो आउटफ्लो करना है वो थोड़ा सा रिग्रेस प्रोसेस है। बिल्कुल सही है। तो अगर ये डॉलर जैसे थोड़ा सा इंप्रूव हो जाते हैं रिजर्व्स, तो इसमें थोड़ी रिलैक्सेशन भी आ जाती है। ठीक हो अब गया। पिछले 2-3 साल तो बिल्कुल ही रिजर्व्स ही नहीं थे ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आप ये तो आम बंदे के लिए तो फिर भी ये फैसिलिटी है। पाकिस्तानी किसी कंपनी ने अगर बाहर इन्वेस्टमेंट करनी हो हाँ, तो उसको ईसीसी से भी अप्रूवल लेनी पड़ती है, बिल्कुल कैबिनेट सही से है। भी लेनी पड़ती है। हाँ, तो सही कुछ है। कंपनीज ने ट्राई किया भी है बाहर कोई प्रोजेक्ट करने के लिए, जिसमें एंड में जब उस प्रोजेक्ट से डिविडेंड आएंगे तो पाकिस्तान वापस आ हाँ, जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डॉलर्स की कमी है ना, ठीक तो है। वो अलाउ नहीं होता। बिल्कुल सही है। वैसे आप ओवरऑल अगर आपसे मैं पूछूं एज एक्सपर्ट कि आपको क्या लगता है कि यूएस की मार्केट जो है या बाकी जितनी मार्केट्स हैं वो पाकिस्तान की मार्केट से बेहतर हैं? वहाँ का प्रोसेस, प्रॉफिटेबिलिटी, डिविडेंड, बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए एज ए बिजनेस बात करें कि लेट्स से एज ए इन्वेस्टर मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं दुनिया में कहीं पे भी चाहूँ तो इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो आप एज एक्सपर्ट क्या एडवाइस करेंगे कि पाकिस्तान मार्केट स्टिल इज़ अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू यूएस मार्केट, यूएई मार्केट या इवन वेस्टर्न मार्केट? देखिए अगर आपने बिजनेस बनाना है, जी। लेट से आपने एडवाइजरी करनी है जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो फिर तो साइज़ जो है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आपके पास कस्टमर कितने हैं। तो उसमें तो नो डाउट यूएस मार्केट जो है पाकिस्तान से 1000 गुना बड़ी होगी। बिल्कुल सही। लेकिन रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से जब कोई चीज़ आपको 25 ईयर्स का रिटर्न उससे बेहतर दे रही है, फिर आप नहीं कह सकते कि ये जो दूसरी चीज़ है ये बेहतर है। हाँ, आपकी अगर कोई बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हो जिसमें आप देख रहे हो कि आगे पाकिस्तान का कोई फ्यूचर ही नहीं है, और जो पिछले 25 ईयर के रिटर्न्स थे वो अगले 25 ईयर्स में नहीं होंगे, क्योंकि पिछले 25 ईयर्स भी कोई इतने अच्छे तो नहीं थे ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बिल्कुल ही अगर आपका कोई डूम एंड ग्लूम प्रिडिक्शन है और आपने उसको सही तरीके से उसको चेक भी किया कि हाँ ये होने के चांसेस हैं, सही। तो फिर तो मैं आपसे कहूँगा कि हाँ, आप जो है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट हो सकता है नीचे जाए। ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी पाकिस्तान जिस ट्रेजेक्टरी पे है इस पे ही अगर चलता रहे, कोई बहुत ज़्यादा जो है सऊदी अरेबिया ना बन जाए या इवन इंडिया भी ना बन जाए, तो पिछले 25 ईयर्स के तो रिटर्न्स तो रेप्लिकेट होंगे ना। ठीक है। जो पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन हैं वो इन सब चीज़ों को समझते हैं। वो हाई इंटरेस्ट रेट्स को भी टैकल करना जानते हैं, डॉलर शॉर्टेज को भी टैकल करना जानते हैं, वो कीमतें भी बढ़ा लेते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। बिल्कुल। सुपर टैक्स लगा है 2-3 साल पहले, फिर भी कंपनी के प्रॉफिट्स ऊपर जाते जा रहे हैं। तो वो पास ऑन एबिलिटी होती है बिजनेसेस में, बिल्कुल वो कस्टमर को जो है पास ऑन कर देते हैं। इस वजह से जब कंपनी के प्रॉफिट्स ऊपर जाते हैं तो इंडेक्स भी ऊपर जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगला इसमें सवाल ये बनता है कि इस डोमेन के अंदर कोई भी इन्वेस्टर जब पैसा लगाना चाहता है, तो पाकिस्तान में तो आपको पता है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर का वाइट और ब्लैक मनी का भी चक्कर है कि मोस्टली जो बड़े इन्वेस्टर हैं ख़ास तौर पे दे कीप देयर मनी एट होम या लॉकर्स में रखते हैं, वो बैंक्स में नहीं रखते। वाइट नहीं है मतलब ब्लैक मनी है उनकी, या वाइट है भी तो डिक्लेयर नहीं हुई। तो डिक्लेयर नहीं है तो वो जिस भी सोर्स से आई है, चाहे आप हाजी साहब भी क्यों नहीं है, वो होगी तो ब्लैक ही ना आपकी। तो इस डोमेन में पैसा जब आप लगाते हैं तो उसमें कोई वाइट और ब्लैक का चक्कर है या कर सकते हैं किसी भी तरह से आप? एक सहूलत अकाउंट है, और वो इसलिए नहीं है कि इधर ब्लैक मनी इन्वेस्ट हो, वो इसलिए है कि अगर किसी ने बहुत कम अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, ठीक है, तो फिर आपको उसको तंग नहीं करना चाहिए। तो अगर आपने 10 लाख तक इन्वेस्ट करना है तो वो सिर्फ आपके CNIC पे हो सकता है। ओके, ठीक है। अब जहाँ तक वाइट और ब्लैक की बात आ जाती है, तो ट्रांजैक्शन तो बैंकिंग होगी। आपने जो भी पैसे शेयर खरीदने हैं ना, वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है। तो शायद कोई ब्रोकरेज हाउस आपका अकाउंट खोल भी दे आपकी टैक्स रिटर्न पे, और जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, मतलब जो आपके टैक्स रिटर्न में वेल्थ है उससे ज़्यादा शायद आप बाइंग कर भी लें। ठीक है। लेकिन एंड में आपने पैसे बैंक से ट्रांसफ़र करने होंगे, और हो सकता है फ्यूचर में आपसे पूछें भी कि आपने जो आपकी वेल्थ है उससे ज़्यादा आपने बाइंग की है, तो आप इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करें। तो एज लॉन्ग एज आपके पास थोड़ी सी जस्टिफिकेशन है और बैंकिंग ट्रांजैक्शन से आप जो है वो कर रहे हैं सारी चीज़ें,
तो ऐसा कोई भी इतना तो प्रॉब्लम इसमें नहीं ऐसे फाइलर और नॉन फाइलर का भी कोई आता है, रोल होता है कि नॉन फाइलर है तो नहीं कर सकते, फाइलर है तो कर सकते हैं? नहीं, नॉन फाइलर कर सकते हैं, लेकिन अच्छा। उन पे जैसे टैक्स डबल हो जाता है ना, अच्छा, टैक्स तो फिर उनको डिविडेंड पे ठीक टैक्स है। डबल हो जाएगा नॉन फाइलर का, और बिल्कुल सही, कैपिटल गेन भी होगा उस पर भी टैक्स डबल हो जाएगा, तो बिल्कुल आप सही। कर सकते हैं, लेकिन टैक्स काफ़ी ज़्यादा हो जाता है टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। सर लास्ट सवाल बिफोर वी एंड द कन्वर्सेशन। बहुत ज़्यादा डिबेट चलती है हमारे मजहबी हल्के में कि यार ये हलाल है या हराम है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि इसके अंदर भी जिस तरह भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं या कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिनको बोला गया कि हाँ यार ये बिल्कुल लेजिट है, ये हलाल है, कर सकते हैं, कुछ के बारे में स्टिल ग्रे एरिया है कि नहीं यार ये क्योंकि इनका सोर्स ऑफ इनकम जो है या जो इनकी प्रोडक्ट है वो हलाल नहीं है, तो डेफिनेटली वहाँ से आने वाली इनकम भी हलाल नहीं होगी। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए अगेन रिलीजन जो है उसकी बहुत ज़्यादा उस पर डिबेट भी होती है, और मैं कोई इस पर एक्सपर्ट हूँ भी नहीं, जी। बट मैं गाइड कर सकता हूँ क्योंकि हम लोग डिफरेंट लोगों को एडवाइस भी करते हैं, तो हर किसी का थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस डिफरेंट होता है, बिल्कुल। और हर किसी का जो है ना अल्लाह के साथ ताल्लुक डिफरेंट होता है, हर किसी ने अपनी एक सोच बनाई होती है कि मेरे हिसाब से ये ठीक है ये नहीं, तो इसमें डिफरेंट लेवल्स हैं, ठीक है। ठीक है। फर्स्ट लेवल जो सबसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं वो हर कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हैं, हाँ सही वो है। बैंक्स में भी इन्वेस्ट कर लेते हैं, हर चीज़ में कर लेते हैं, हम्म, ठीक है। वो कहते हैं नहीं हमने रिसर्च की हुई है, हमारे हिसाब से ठीक है। सेकंड लेवल होता है, लोग कहते हैं कि बैंकिंग कंपनीज हम्म, क्योंकि उनका जो बिजनेस है वो शरिया कंप्लाइंट नहीं है नेचर, जी उसमें हम नहीं करेंगे, सही हम है। इंश्योरेंस में नहीं करेंगे। लेकिन जो दूसरी कंपनीज हैं अगर उन्होंने बैंकों से लोन लिया हुआ है वो हमारे हिसाब से ठीक है, सही है। तो वो उसमें कर लेते हैं। हम्म, फिर उसका अगला स्टेप होता है कि जिस कंपनी को अपने रूल्स के हिसाब से शरिया बोर्ड ने शरिया कंप्लाइंट कहा है, हम्म, जिसमें वो देखते हैं कि इन्होंने लोन कितने लिए हुए हैं, इन्होंने जो लोन लिए हुए हैं वो शरिया कंप्लाइंट बैंक से हैं या नॉर्मल बैंक से हैं, ठीक है। इन्होंने अगर इनके पास कैश पड़ा हुआ है तो इन्होंने बैंक में तो नहीं पैसे रखवाए हुए बहुत ज़्यादा, हम्म, तो पूरा एक रूल्स हैं उसके ठीक है। अंदर, वो कंपनी या तो शरिया कंप्लाइंट हो जाती है या तो नॉन कंप्लाइंट हो जाती है। सही है। बहुत ज़्यादा लोग उसको भी फॉलो करते हैं हम्म, कि अगर कंप्लाइंट होगी कुछ भी हो, जब जो है हमारे हायर एडवाइज़र ने अगर कह दिया कंप्लाइंट है हम इन्वेस्ट करेंगे। सही है। कुछ लोग इससे भी आगे जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इवन जो कंप्लाइंट कंपनी है ना, उसने भी अगर कुछ पोर्शन बैंक से लोन लिया हुआ है या उसके अंदर डिपॉजिट किया हुआ है, तो उस पर जो नॉन शरिया इनकम है, इवन दो वो थ्रेशोल्ड से नीचे है, ठीक है। तो मैं उसको प्योरीफाई करूँगा। हम्म, तो वो कहते हैं जो मेरा डिविडेंड आएगा ना शरिया कंप्लाइंट कंपनी से, मैं उस पर भी प्योरीफिकेशन अप्लाई करूँगा, और जो वो पोर्शन ऑफ कंपनी जो 1-2% होता है हाँ, वो भी मैं डोनेट कर दूँगा। तो बिल्कुल ये सही। 4 लेवल्स हैं डिफरेंट इन्वेस्टर्स के। ठीक है। आपके पास सबसे रिग्रेस ऑप्शन भी है, हम्म, आपके पास कंप्लायंट नॉन कंप्लायंट का ऑप्शन भी है, आप नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से शरिया कंप्लायंस फॉलो करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही। और अगर आपके हिसाब से सब जो है हर टाइप ऑफ बिजनेस ठीक है तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई मतलब शराब और इस तरह की तो इंडस्ट्री तो है हाँ नहीं, वो एक ही है मेरे है, बैंकिंग और मनी इंश्योरेंस ही ब्यूरो है जो है हाँ वही वो वही एक कंपनी है, हाँ। वो लिस्टेड है वैसे मरी ब्यूरो लिस्टेड है, उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं पढ़ा, हाँ। तो उसका ये अल्कोहल वाला बिजनेस इसमें आता है कि नहीं ये। अच्छा, इसमें अब्दुलरहमान साहब मुझे ये बताइएगा, ये सारी बातें हमने कर ली, यहाँ तक अभी ये लग रहा है कि हाँ ठीक है, अभी हम एग्री हो गए कि हमने इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है। अब सवाल सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये खड़ा होता है कि दर्जनों कंपनी है, टॉप 10 तो चले हमने सेलेक्ट कर ली, एक आम बंदा थोड़ा और फर्दर रिसर्च करना चाहता है, अपने पोर्टफोलियो को और रिच बनाना चाहता है, एक कंपनी का सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होता है? कैसे आप डिसाइड करेंगे कि हाँ मैंने इस कंपनी में लगाना है, इसमें नहीं लगाना, इसमें ये रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, इसकी वजह से इसमें मैं नहीं लगा रहा? अच्छा, इसमें जैसे हमने बात की ना कि एवरेज इंडेक्स जो है 17-18% पे इंक्रीज़ हो जाता है, हाँ जी। तो हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कोई ऐसी कंपनी ढूंढें जो कि लॉन्ग टर्म में 25 के आसपास जो है कंपाउंड हो, है, और सही बड़ा है। फ़र्क होता है। हाँ। ये जो 7% एडिशनल है ना, जी, ये आपकी वेल्थ को 10 टाइम्स से भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा इन 25 ईयर्स। सही हो गया। यानी कि जो 18% है वो आपके 4 साल में पैसे डबल करेगा, हाँ, और जो 25% है वो आपके 3 साल में पैसे डबल करेगा। बिल्कुल सही है। तो अगर आप 20 साल का सोचेंगे, तो अगर आपने 25% रिटर्न कमाया तो आपके 7 दफ़ा पैसे डबल होंगे। 7 दफ़ा पैसे डबल होने का मतलब है 128 टाइम्स, बिल्कुल सही है। और अगर आप 4 साल में डबल करोगे तो आपके 5 दफ़ा डबल होंगे, हाँ। यानी कि 32 टाइम्स। बिल्कुल सही है। है तो ये 7%, हाँ। लेकिन एंड में इम्पैक्ट इसने बहुत बड़ा है। इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तो जब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कोई ऐसी कंपनी ढूंढने जो कि 25% रिटर्न हमें दे सकती है सही। फॉर अ फोरसीबल फ्यूचर, हाँ, फर्स्ट स्टेप होता है कि आपने उस बिज़नेस को पूरा पढ़ना है, ठीक है। आपने देखना है, इसकी सारी पॉलिसीज समझनी है, और आपने अब समझना है कि अब ये बिज़नेस जिस जगह खड़ा है ना, इसमें अगर 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी, जी। तो उस पर रिटर्न कितना आता है। हम्म, यानी कि अब एक सीमेंट का प्लांट लग गया है,
ठीक है। या अगला जो सीमेंट का प्लांट है उसको लगाने की कॉस्ट क्या है, हम्म, उस बिजनेस को चलाने के खर्चे कितने हैं, सही। और फिर उस इन्वेस्टमेंट पे अगर 25% रिटर्न आ रहा है ओनर्स के पास, तो ओवर द लॉन्ग टर्म वो शेयर की प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। क्योंकि अगेन बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक कोई चीज़ सस्ती नहीं रह सकती, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी नहीं रह सकती। जो उसमें रियल वेल्थ क्रिएशन हो रही होगी वो सामने आएगी। इसको हम इन्वेस्टिंग टर्म में कहते हैं ROIC, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। ठीक हो गया। यानी कि एक बिजनेस में अगर आप 100 रुपये लगाएंगे और अगर वो 30 रुपये उस पर प्रॉफिट देगा आपको, तो आपका जो शेयर है वो भी एवरेज हर साल 30% ही बढ़ेगा, बिल्कुल उसमें सही। वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी जो हम्म, उसकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आ रहा है। दूसरा स्टेप होता है वैल्यू रियलाइजेशन। ठीक है। इसमें ना आप देखते हैं बूम बस्ट साइकिल भी देखते हैं हम्म, पाकिस्तान का, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाते हैं, 2-3 साल बाद कंपनी का प्रॉफिट भी प्रिडिक्ट करते हैं, हम्म, और उस प्रॉफिट पे आप देखते हैं कि ये कंपनी किस पी रेशो पे चल रही होगी। ठीक है। ठीक है, फिर आप देखते हैं मुझे 2-3 साल में कितना प्रॉफिट मिल रहा है, आज की ओके। प्राइस और 2-3 साल के बाद की प्रोजेक्टेड प्राइस आप देखते हैं कि हम्म, कितना प्रॉफिट मिल रहा है। बिल्कुल सही। सही है, अगर ये भी डबल हो रहा हो, हम्म, यानी कि आज की जो प्राइस है 2-3 साल बाद आपको लग रहा है ये डबल हो जाएगा, ठीक है। जो भी उसका बिजनेस है उसके हिसाब से, तो आपने 3 साल के लेवल पे भी 25% लॉक कर लिया। हम्म, सही है, अगर कोई चीज़ 3 साल में डबल हो रही है, हो सकता है वो 2 साल में हो जाए, हाँ। उसमें और ज़्यादा रिटर्न आ जाएगा आपका, लेकिन एटलीस्ट अगर 3 साल में हो रही है तो आपने इस लेवल पे भी मीडियम टर्म में भी 25% लॉक कर लिया। ठीक हो गया। आपने लॉन्ग टर्म में भी लॉक किया, मीडियम टर्म में भी लॉक किया। हाँ। थर्ड स्टेप होता है आप चेक करते हैं कि ये मुझे बिजनेस लॉन्ग टर्म में भी अच्छा लग रहा है, मीडियम टर्म में भी अच्छा लग रहा है, तो इन्होंने पहले भी तो कुछ काम किया होगा ना, कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी होगा, हाँ। तो आप उसके पिछले 20 साल का ना शेयर प्राइस रिटर्न देख लेते हैं। ठीक है। उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, बुरे हालात आते हैं तो क्या करते हैं। तो अगर उन्होंने पिछले 20 साल में भी 25% का रिटर्न दिया हो, तो अगर ये तीनों स्टेप्स टिक हो जाएं, ठीक है। तो फिर आई थिंक 80% प्लस चांसेस होते हैं कि ये एक्चुअल में आपको 25% रिटर्न दे जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही। नंबर वेरी कर सकते हैं, बट हाँ। आपकी ज़ाहिर है जो एक हाँ। कैलकुलेशन प्रेडिक्शन आप उसी की बेस पे तो आपने करते हैं। 3 लेवल पे ना चीज़ें अपनी कंफर्म करनी होती तो मेन इसमें काम ही रिसर्च बेस है, ऐसे नहीं कि बस नाम सुना ये कहीं पे न्यूज़ देखी और आपने शुरू कर दिया। नहीं तो वो प्रॉपर रिसर्च है अगर इसमें। वो करना है तो फिर आप फ़ौरन जो है ना 1 सेकंड में अपने दिमाग में रख लें कि आपने एवरेजेस पे आ जाना है। बिल्कुल ठीक जो है, बिल्कुल इंडेक्स की सही। एवरेज है उसके हाँ, हिसाब से उस पे इन्वेस्ट चले करना जाना है। है, बिल्कुल हाँ। सही। अच्छा, ये स्टॉक मार्केट का हम अक्सर सुनते हैं, खास तौर पे न्यूज़ बुलेटिन के अंदर जो है ना 9 बजे की न्यूज़ जब चलती है ना, उस पे बड़ा शोर मचाया जाता है। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपनी सारी हदें पार करके 1 लाख कुछ पे पहुंच गई। इसका चक्कर क्या है? जो ये पॉइंट्स हैं, अब जिस तरह आजकल मेरा ख्याल है 1,50,000 समथिंग पे चल रही है, तो इसका क्या ताल्लुक होता है? ये एक पॉइंट से कितनी वैल्यू का फ़र्क पड़ता है? अच्छा, ये आजकल तकरीबन 1,15,000 पे चल अच्छा, रही है 15,000 पे है, जी, ठीक है। 1,15,000 पे। हम्म, 2 साल 1.5 साल पहले तकरीबन 40,000 पे होती थी, तो बहुत बिल्कुल ज़्यादा ऐसे ही। लोगों के माइंड में ये भी आता है कि वो 3 गुना तो हो गई, अब और कितनी बढ़ेगी। हाँ। तो इसमें ना आपको समझना होगा, जैसे हमने पहले भी एक्सप्लेन किया ना, कि विद टाइम हर कंपनी अपनी वैल्यू बढ़ा रही होती है। सही। तो अब जैसे एक 100 रुपये के नोट की वैल्यू ख़त्म होती रहती है, हाँ। इसी तरीके से ये जो प्रॉफिट है ये भी रुपीज़ में है। तो जो कंपनी 100 रुपये कमा रही होती है वो अगले साल थोड़ी बहुत ग्रोथ, थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन की वजह से 120 पे आ जाती है। सही। तो ये नंबर ने बढ़ना ही बढ़ना है। हाँ। दुनिया में भी जितने भी इंडेक्स होंगे ना, वो इन्फ्लेशन की वजह से और न्यू बिजनेसेस की ग्रोथ की वजह से वो नंबर ऊपर ही जाएगा। ठीक है। असल चीज़ आपने इसमें देखनी होती है, इस नंबर के बजाय आपने देखना होता है कि पी रेशो क्या है। ओके। यानी कि जो कंपनी के प्रॉफिट हैं उसके हिसाब से प्राइस कितनी है। यानी कि अगर बिजनेस 100 रुपये कमा रहा है तो वो 300 का मिल रहा है, 500 का मिल रहा है, 900 का मिल रहा है या 2,000 का मिल रहा है। ठीक हो गया। अब दुनिया में जो है वैसे बहुत लोग कोट करते हैं कि 15 से 20 पी रेशो चलता है। ठीक है। लेकिन उसके पीछे रीज़न होता है, दुनिया में इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। हाँ। एक रफ सा फॉर्मूला, आज हमें टाइम नहीं मिला इसको एक्सप्लेन करने के लिए, रफ फॉर्मूला होता है कि 20 माइनस जो इंटरेस्ट रेट्स होंगे ना, वो आपका पी रेशो होना चाहिए। ओके। क्योंकि एक बिजनेस जो है ना, उसकी असल वैल्यू होती है कि उसने फ्यूचर में जितना भी प्रॉफिट कमाना है ना, उसकी आज की जो वैल्यू है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, वो उसकी आज की प्राइस होनी चाहिए। ओके। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट जितने ज़्यादा होते हैं ना, फ्यूचर के जो प्रॉफिट हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक हो तो इस वजह से पाकिस्तान के केस में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है ना 7 और 13 के बीच में रहते हैं ज़्यादातर, थोड़े साल पहले ज़्यादा बढ़ गए थे, बट लॉन्ग टर्म एवरेज इस रेंज में होती है। तो आपका पी रेशो जो है ना वो भी 5 और 10 के बीच में घूमता रहता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगर आज का हिसाब देखें हम, तो ये पी रेशो तकरीबन 6 पे चल रहा है, बिल्कुल सही, जो कि हिस्टोरिकली भी कम है। और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, हाँ। अगर लेट से 1 साल में 10% पे आ जाते हैं, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये 8 पे चला जाएगा। अच्छा, अभी जिस तरह काइबर रेट काफ़ी कम हो गया है, 22-24, इवन 26-26 भी था कुछ फंड्स का, वो कम होके इस वक्त तकरीबन
आ चुका हुआ है 9-10 के पास, बिल्कुल। और जो भी न्यूज़ चल रही है कि इन्होंने जून से पहले पहले इसको जो है 6 या 7 पे लेके आना है, तो उससे इस पे फ़र्क पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज पे? बहुत ज़्यादा, अच्छा। मतलब कि इसको अगर एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करना हो ना, हाँ। तो वॉरेन बफे कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स आर लाइक ग्रेविटी। हम्म। इंटरेस्ट रेट्स अगर ज़्यादा होंगे ना, हाँ। तो एक तो कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाता है हाँ। क्योंकि उसको बैंक को पैसे देने पड़ते सही हैं। है। दूसरा, जो उसके प्रॉफिट की वैल्यू होती है हाँ। और फ्यूचर प्रॉफिट्स, वो कम हो जाती है, ठीक है। तो पी रेशो नीचे आ जाते हैं। हम्म। मतलब एक दो एजीएम्स में तो लोग जब पूछते हैं हमारे पास से कि अगर आप हमें कहें कि आपको हम सिर्फ एक चीज़ बताएंगे, मतलब आप एक सवाल पूछ सकते हैं हाँ। इन डिटर्मिनिंग के 5 साल बाद जो यूएस की स्टॉक मार्केट है वो कहाँ पे होगी, ठीक तो है। कहते हैं इंटरेस्ट रेट बता दो मुझे। बिल्कुल सही है। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो स्टॉक मार्केट थोड़ी सी नीचे होगी, तो अभी जिस तरह इंटरेस्ट रेट कम होने जा रहा है, तो ये स्टॉक मार्केट बेहतर होगी। काफ़ी तो ज़्यादा। इससे फिर दूसरी प्रेडिक्शन ये भी तो निकलती है ना कि जितना पैसा है, क्योंकि मैंने जिस तरह शुरू में कहा कि 25 करोड़ आवाम है ही इन्वेस्टर है हमारी, तो लोगों का पैसा सारा पार्क हुआ हुआ था पिछले 1.5-2 साल से बैंकों के अंदर। उससे पहले हमने या गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट थी लोगों की, या रियल एस्टेट में थी, और कुछ जो थोड़े टेक्निकल है उनका स्टॉक एक्सचेंज। तो अब आप क्या इसको फोर्सी कर रहे हैं कि बहुत बड़ा एक पूल फंड जो है वो क्रिएट होके इस डोमेन के अंदर आएगा? ये बिल्कुल आ भी रहा है। मतलब इसको जो इंडस्ट्री में तरीका होता है ना ट्रैक करने का, वो ये होता है कि लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसे रखे होते हाँ जी। हैं। अब म्यूचुअल फंड में वो फिक्स वाला ऑप्शन भी होता है, हाँ। और एक ये स्टॉक मार्केट वाला भी होता है। बिल्कुल। तो ये चला गया था 8% तक, ठीक है। यानी कि 92% पैसे जो थे वो फिक्स्ड इनकम में लगे हुए थे। सही है। एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लोन दिया हुआ था, हाँ। जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा था उसके आसपास आता था। सही। 8% स्टॉक मार्केट में, अब ये आहिस्ता 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 मेरे ख्याल से 15% पे आ गया। वेरी गुड। ये अच्छे चांसेस हैं कि 25-30% की रेंज में आ जाएगा 2 से 3 सालों में। बिल्कुल सही है। 2017 में तो 50-50 के करीब चला गया था। अच्छा। लेकिन अगेन अपनी जो एनालिसिस करनी चाहिए ना, या जो टारगेट्स रखने चाहिए, वो बेस्ट नंबर में नहीं रखने चाहिए, एक रीजनेबल नंबर पे हाँ, रखने बिल्कुल चाहिए, ऐसी है जो क्योंकि हो अचीवेबल सकता भी है हो। वो ना हो, हाँ, 30 से ऐसी आगे नीचे जाने लग जाए। बिल्कुल ऐसी बट है। ये बहुत अच्छे चांस है 25-30 तक आने के 2 से 3 सालों में। बिल्कुल सही है। तो इसके लिए ना, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी होती है। अगर पाकिस्तान की ये सारी चीज़ें सही चलती रहेंगी, IMF प्रोग्राम चलता रहेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी, तो इंटरेस्ट रेट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते रहेंगे, और वो स्टॉक मार्केट लेकिन यार काफ़ी अच्छा होता IMF है। ने तो मुझे लग रहा है कसम खाई हुई है कि इनका प्रोग्राम वाड़ के छोड़ दें। ठीक है। नहीं, अब तो काफ़ी ज़्यादा 1.5-2 साल पहले जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम्स होती थी। मतलब टीम आके भी रिव्यू करके भी चली जाती थी, कोई जवाब नहीं आता था। हाँ। लेकिन अभी पिछले वाले रिव्यू में भी जो है ना, जिस दिन टीम, अभी ये फ्राइडे को भी टीम जाएगी, ठीक है। तो अगर तो 72 आवर्स में स्टेटमेंट आ जाए ना अच्छी, हाँ। इसका मतलब चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है, अगर आपने देखना हो ना IMF रिव्यू कैसा हो रहा है। सही। तो टीम यूजुअली इनकी आती होती है 1 हफ्ते के लिए। सही है। आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज से 3 दिन बाद जो है ना ये वापस जाएंगे फ्राइडे को, बिल्कुल सही। और मोस्ट प्रॉब्ली मंडे नाइट तक जो है ना IMF की तरफ से एक रफ स्टेटमेंट आ जाती है कि हम लोग गए थे, हमने ये चीज़ की, कि भीख दे रहे हैं या नहीं दे रहे। हाँ, मतलब वो बता देते हैं आपको कि रिव्यू ठीक गया है कि नहीं। बिल्कुल सही है। थैंक यू अब्दुलरहमान, बहुत मज़ा आया और काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कशन की, एंड आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा मेरे सवालात का। ठीक है, मैंने भी कोशिश की कि जितना मुझे इस डोमेन के बारे में नॉलेज था। एंड ऑफ द डे यार, हमारा जो इस नशिस्त में बैठने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारी ऑडियंस के लिए होता है कि एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन निकाली जाए, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाली जाए जिसमें लेफ्ट राइट की बातें कम हो, एक इन्फॉर्मेटिव सेशन हो, ताकि अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है इस डोमेन में तो उसको एक रियल वैल्यू मिले यहाँ से। तो आपका बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच। और जैसे हमने शुरू में बात की थी कि हमारा मकसद ये था वैल्यू देना, तो अगर अभी भी आपको लगता है कि जैसे हमने कुछ कंपनीज के नाम लिए, नहीं, हमने जैसे कुछ कंपनीज के नाम लिए ना, अगर लोगों को उसके बारे में और ज़्यादा मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे कंपनीज की डिटेल वीडियोस भी बनी हुई हैं। बिल्कुल सही, आप वो भी देख सकते हैं। बिल्कुल सही। ट्विटर आई डोंट नो आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं पाकिस्तान से, लेकिन ट्विटर वैसे तो यहाँ पे ब्लॉक है, लेकिन आप ट्विटर पे बड़े एक्टिव है और बड़ी आप इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन वहाँ शेयर करते हैं। और इसके अलावा आपकी यूट्यूब की वीडियोस मैंने खुद भी पर्सनली कुछ देखी हैं, बड़ा डिटेल में जाके, जबकि इस चीज़ को आजकल सराहा नहीं जाता कि इतनी लंबी लंबी वीडियोस बनाएं। लेकिन देखिए, नॉलेज अगर लेना है ना तो टाइम तो लगाना पड़ेगा। अगर एक बंदा वीडियो बनाने में इतना टाइम आपके लिए लगा रहा है तो फिर सुनने वालों को भी थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा उसमें। तो लगे रहिए, अच्छा काम कर रहे हैं आप, लगे रहिए। तो इंशाल्लाह ये है कि कहीं ना कहीं सुनी ज़रूर जाएगी। जो सुनेगा वो वैल्यूएबल बंदा ज़रूर होगा। हमें वॉल्यूम नहीं चाहिए, हमें थोड़े चाहिए लेकिन क्वालिटी वाले लोग चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच फॉर लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप लोगों को भी जी, आई होप कि ये पॉडकास्ट पसंद आएगी। हमने कोशिश की कि इस पूरी डोमेन का प्रॉपर तरीके से इस टेबल पे पोस्टमार्टम किया जाए, और जो जो सारी इसकी खट्टी मीठी बातें हैं, जो जो इस डोमेन की डार्क साइड है, ब्राइट साइड है, उनको देखा जाए। इस डोमेन में जितना मैंने, ये मेरा ख्याल है इस डोमेन पे मेरी दूसरी तीसरी पॉडकास्ट है, जो मैंने इससे नतीजा अखज़ किया है वो यही है
कि इस डोमेन के अंदर जो एक मार्केट में बस इसकी बनी हुई है जी, इसमें तो सिर्फ पैसा डूबता ही है, बिल्कुल डूबता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों का जो लालच करते हैं। तो जिसने भी इस डोमेन के अंदर आना है, प्रो टिप यही है, अब्दुलरहमान की तरफ से भी और पहले भी मेरे गेस्ट की तरफ से, और जितना मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है, कि लालच को पीछे रख के प्रॉपर प्योर फंडामेंटल्स के ऊपर इस डोमेन में आइए, रिसर्च की बेस पे इस डोमेन में आइए, तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। अगर होगा भी तो कम से कम वो इतना ज़रूर होगा कि आपकी पसली वो नुकसान बर्दाश्त कर पाएगी। इतना नहीं होगा कि सुबह, जिस तरह मैंने शुरू में इंट्रो में कहा कि सुबह अमीर और रात को फ़कीर, ये नहीं होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।